संवेदनहीन, संवेदनशील और दुख क्या है इसको समझ लिया। इसको हमने देखा कि किसको दुख कहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा था। लेकिन अभी जिनका सवाल था, है ना, विनीता दीदी का स्पेसिफिक सवाल था, तो वो भी आ ही जाएंगे, शायद माइक से सुन रहे होंगे, है ना सुनील भाई। उन्होंने पूछा था ना सुख क्या है, तो अब सुख की बात करते हैं। तो तब तक हमने इस बात को देखा, अस्तित्व में वास्तविकताएं हैं, है ना। अस्तित्व में क्या है, वास्तविकताएं हैं। तो मानव भ्रम है, मान्यता है या वास्तविकता है? वास्तविकता है, हम हैं, है ना। सुख की कामना हम में है, ये हमको समझ में आता है। तो सुख क्या है ये भी हम समझ सकते हैं। और जैसे हम हैं, मानव है, हमारा शरीर है, हमको भूख लगती है और भोजन एक वास्तविकता है। भोजन आता है तो भूख मिट जाती है, सिंपल चीज़ है। ऐसे ही दुख अभाव है, दुख क्या है, और सुख वास्तविकता है। तो वो भाव अगर हम में आता है तो दुख अपने आप मिट जाता है। दुख को मिटाने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी करना है सुख पाने के लिए करना होता है। जैसे हमने बात बताई कि भाई अंधेरा है, कल मनोहर भाई के साथ अच्छे से बात हुई थी। अंधेरे को मिटाने की कोई टेक्निक नहीं है कि आप अंधेरे को ख़त्म कर दें। सारी टेक्निक, सारा कार्यक्रम किसके लिए है? प्रकाश को लाने के लिए। चाहे आप टॉर्च के साथ लाएं, चाहे केरोसिन लैंप जलाएं, चाहे पेट्रोमैक्स जलाएं, चाहे कोई लकड़ी जला दें, है ना। कितनी सारी टेक्निक है। अभी पहले जो टंगस्टन फिलामेंट होता था, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं तो हीट करता है और फिर लाइट देता है। अभी एलईडी आ गए हैं, है ना। तो ये सब टेक्निक है, किसके लिए? प्रकाश को पैदा किया जा सकता है। अंधकार को मिटाने का एक ही तरीका है, प्रकाश को लाना। लेकिन अंधकार को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। ऐसे ही दुख मिटाने का कोई तरीका नहीं। सारे तरीके किसके होंगे? सुखी होने के, क्योंकि अस्तित्व में सुख वास्तविकता है। तो कैसे होंगे? पहले सुख क्या है हम पहले इसको समझ लेंगे। सुख किसको कह रहे हैं? तो सुख कहेंगे स्वयं में विश्वास। अगर, है ना, अगर स्वयं में भय है, दिखता है, चिंता दिखती है, तो वो क्या है? विश्वास का अभाव है और कुछ नहीं है। ये जितने भी सारा चीज़ें ना, भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, प्रश्न, ये किसका अभाव है? विश्वास का। विश्वास एक वास्तविकता है। विश्वास अपने में आ जाता है तो ये भय, चिंता, पीड़ा अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैसे आए वो अगला मुद्दा होगा, पर पहले अभी हम सुख को देख रहे हैं कि सुख का स्वरूप क्या है। स्वयं में विश्वास का होना सुख है। उसको मैं अपने में विश्वास को देख सकता हूँ। क्या है विश्वास? ज्ञान गोचर है। क्या है? ज्ञान गोचर है। ज्ञान से ही समझ में आता है, हमको दिखता है। अगर विश्वास नहीं है तो हमको अपने में, जैसे भूख पता चलती है खाना खत्म होते ही, ऐसे ही हमको भय, चिंता, पीड़ा पता चलती है और हमको लगता है हम दुखी हैं। इतनी बात है, हम परेशान रहते हैं, है ना। जब हम में विश्वास का अभाव होता है तभी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब दिखता है। ये सब क्या है? लक्षण है कि हम में विश्वास की कमी है। ठीक है। अगर स्वयं में विश्वास होगा तो संबंधों में अब क्या होगा? तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्वयं में विश्वास होते ही जो ये एक्स है, भय, चिंता, पीड़ा, मुक्त हो जाते हैं हम। पॉजिटिव चीज़ क्या आती है? विश्वास। और जैसे अंधेरा गायब हो जाता है प्रकाश के आते ही, इसी तरह विश्वास के स्वयं में स्थापित होते ही, आते ही भय, चिंता, पीड़ा खत्म हो जाता है। विनीता दीदी, अब आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा है। सुख क्या है?
सुख कह रहे हैं, स्वयं में विश्वास ही सुख है। ये अब हम प्रस्ताव दे रहे हैं। ये जो दुख है, भय, चिंता, पीड़ा, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये विश्वास का अभाव है। मुझ में स्वयं में विश्वास नहीं है, उसका अभाव है, वही दुख है। वही स्वयं में भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, प्रश्न, जलन, ईर्ष्या, द्वेष की तरह दिखता है। इसका मतलब हो गया ये सब जितने भी हैं इनसे मुक्त अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं थोड़ा लिखने में कंजूसी कर रहा हूँ। ऐसा लिख सकते हैं, भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त, आवेश मुक्त। ये अपने आप मुक्त हो गया। भय मुक्त, चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त, आवेश मुक्त हो गए आप। भाषा की बात है। पॉजिटिव चीज क्या आती है विजय भाई? विश्वास, स्वयं में विश्वास। जिस व्यक्ति में स्वयं में विश्वास होता है उसको कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। उसके संबंध लोगों से कैसे होंगे? संबंधों में मधुरता होगी कि कड़वाहट होगी? संबंधों में मधुरता। ये वाला व्यक्ति जिसके स्वयं में भय, चिंता, पीड़ा से है ना, संबंधों में कड़वाहट है, सबसे गिला शिकवा शिकायत है, ऐसा व्यक्ति अगर सड़क पे चलता है और बगल में किनारे पे एक बढ़िया चैन से कुत्ता सो रहा है तो उसके साथ क्या करता है? देखिए ऐसे ही करते हैं। परेशानी खुद से। किसी की चमकती गाड़ी है, उसको क्या करना है भाई? किसी का कुत्ता है, मतलब उसको खुद वो ऐसा नहीं, अपने से दुखी है। दुनिया जैसी भी है उसको ठीक लगती नहीं है। जो लगता है ठीक उसको वो चैन से रहने भी नहीं देता है। वही भाई, जिसके पास जो है वो बांटता है। तो उसको कोई घर में अगर आराम से लेटा हुआ है तो उसको एक आंख नहीं सुहाता है। उसको लगता है करता क्यों नहीं है कुछ। इतना आराम से क्यों लेटा रहता है या लेटा रहती है? कुछ भी हो सकता है, मतलब रहता है, रहती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको, क्योंकि वो खुद से परेशान है ना भाई। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये क्या करता है? संबंधों में मधुरता, ये इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है। किससे? गिला शिकवा शिकायत से। तो करता क्या ये? ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कैसे बांटेगा? तो वो शिकायत नहीं करता है, उसके पास प्रस्ताव होता है, वो संवाद करता है। जैसे हम संवाद कर रहे हैं, हम आपसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद करते हैं। वो प्रस्ताव देता है, वो भड़ास नहीं निकालता है, वो शिकायत नहीं करता है, वो सही का प्रस्ताव देता है। ये नहीं बताता फिरता है कि देखो तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। नहीं, सही क्या है? देखो मेरे हिसाब से सही ऐसे हो सकता है। इस पर चर्चा परिवार में हो सकती है। किस बात की चर्चा? एक तो होता है कि हम एक दूसरे की कमी बताते फिर, गिला शिकवा शिकायत, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं। देखो जिस समय शादी हुई थी तो तब तो तुम ऐसे थे, ये वादे करते थे कि चांद तोड़ के ले आऊँगा, या है ना तारे तोड़ लाऊंगा, और आप एक रोटी नहीं तोड़ के ला देते। ये क्या बात होगी? तो ये शिकवा शिकायत नहीं रहता उसके बाद। अच्छा बताओ, चांद तोड़ के लाए हैं, फिर बाकी दुनिया का क्या होगा? चांद कोई तोड़ सकता है ना? ये तो मैं ऐसे ही बोल देता था, ऐसा बता देगा। देखो ये तो आपसे थोड़ा, अब मैं क्या कर सकता हूँ ये बता सकता। तो ये व्यक्ति संबंधों में मधुरता, गिला शिकवा शिकायत मुक्त संबंध की जब बात करते हैं तो ये भय, चिंता, पीड़ा मुक्त हो जाता है, आवेश मुक्त हो जाता है, और संबंधों में कोई शिकायत किसी से होती नहीं हो, क्योंकि हर जगह उसको क्या दिखता है, सही क्या है उसको बता पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके संबंधों में मधुरता रहती है, परिवार में वो अभाव नहीं देखता है, उसको कमी कहीं दिखती नहीं है, जो है उसको देखता है। मोटिवेटर बताते रहते हैं भाई गिलास में आधा गिलास पानी भर दिया, क्या दिख रहा है? आधा खाली दिख रहा है कि आधा भरा दिख रहा है? तो वो आधा पूरा भरा ही देखता है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ है, वो अगर कोई परिवार में कमी होती भी है तो उसका पूरा करने की उसमें क्षमता होती है। नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? स्वयं में विश्वास कब आता है? क्योंकि वो सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तभी विश्वास भी बनता है। तो उसको परिवार में कोई कमी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, है ना? तो परिवार में क्या होता है? उसको परिवार में
क्या परिवार में उसको समृद्धि का भाव दिखता है, कमी नहीं, समृद्धि का भाव। अब ये समृद्धि क्या चीज़ है, पहली बार आया है सब, तो इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि समृद्धि का मतलब क्या है ना? क्या मतलब है समृद्धि का? समृद्धि का मतलब आया था कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बस पता चल गया अब आपने, तो आपको पता है, बैठ जाओ। ठीक है, हाँ जी, ये नमन भाई को तो सब पता है, कोई और पता? अच्छा, क्या किसी को माइक चाहिए था क्या? चलिए मैं बताता हूँ उसको। तो ये प्रस्ताव सबने लिख लिया है, अब मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो ये आपको सबको याद हो गया होगा, मध्यस्थ दर्शन का मूल प्रस्ताव, जैसे कशिश बेटा ने बताया था, और साथ में क्या नाम है आपका, निकिता, इन्होंने खूब 2-3 बार बताया था, तो सबको ये पता चल गया होगा। हम इसी को ही एक्सपेंड करेंगे, है ना? पूरे 6 दिन अब जो बचे हैं आज को मिला के, इसका ही एक्सपेंशन है ना? तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ये प्रस्ताव है। तो जैसे नमन बेटा ने शुरू किया, 3 तरह की स्थिति बनती है ना? मुझे लगा कि वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देंगे पूरी तरह से। काफी तैयारी से आए हैं बेटा, तो जल्दी सुनील भाई, आपको तो यंग लोगों की तलाश होती है, यहाँ तो बच्चा ही मिल गया आपको, है ना? एक स्थिति हमारे पास, जो हम तो कह रहे हैं समृद्धि का भाव, तो एक भाव बनता है कि हमारे पास वस्तुएं हैं और वस्तुओं के होने का भाव, ऐसा कहते हैं। क्या लगता है, वस्तु का होना और वस्तु के होने का भाव होना एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, बिल्कुल क्लियर। तो एक स्थिति है वस्तु का होना, और दूसरी स्थिति है वस्तु के होने के भाव का भी होना। वस्तु का होना, वस्तु के भाव का होना। तो एक स्थिति है कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है। क्या 2-3 घर हैं, एक अपने शहर में है जैसे भीलवाड़ा में, एक आज जयपुर में भी है, कभी कभी सर्दी लगे तो कहीं पे है ना, शिमला में भी कोई कॉटेज बना के रखा हुआ है, कई लोगों के होते हैं दीदी, हैं, फार्म हाउस भी है, गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, साइकिल भी रखी हुई है बच्चों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी भी है, साड़ियाँ भी हैं, कुर्ते पजामे भी हैं, खूब सामान है। तो ये वस्तु का तो बहुत सारा है, परंतु वस्तु है ऐसा कोई भाव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे पता चलता है कि वस्तु है लेकिन वस्तु के होने का भाव नहीं है? कैसे उसका प्रमाण मिलता है? वो चीज़ उसके बाद उसमें चाह बनी रहती है, बिल्कुल। दरिद्रता का मतलब है कि और लेने की चाह, मानसिक दरिद्रता। तो मानसिक दरिद्रता का मतलब है कि भाई उसको कमी ही लगती है। अच्छा, वो उसको लगता ही नहीं कि उसके पास कुछ है, पड़ोसियों को लगता है कि देखो कैसा आदमी है, इतने सारे घर घोड़ी, फिर भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी मौका मिलता है और लूटने खसोटने की मानसिकता के साथ ही होता है। तो जो बड़े बड़े कांड होते हैं ना, स्कैम, घोटाले, वो कौन करते हैं? उनके पास चीज़ों की कमी है क्या जो लाखों करोड़ों के घोटाले करते हैं? पर वस्तुएं तो काफ़ी हैं, आपको दिखते हैं, उनके नाम नहीं लेंगे। जिनके घोटालों में नाम आते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए भैया, 100-200 रुपये वाले नहीं, 1000 वाले नहीं, करोड़ों करोड़ों वाले, 1000 करोड़ का 2G 3G 5G जो भी, मतलब कोल जी, ये सब है ना। ऐसे जो घोटाले करते हैं वो कौन करते हैं?
अभी हम उनको बड़ा नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं दरिद्र लोग करते हैं मानसिकता में। भाई चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन मानसिक दरिद्रता है। तो मनरेगा का पैसा आएगा तो उसमें भी कैसे अपना हिस्सा पहले आ जाए, सड़क बननी है तो उसमें से भी पहले कैसे आ जाए। उनका क्या हाल होता है, देखिए उनका ऐसा हाल होता है कि हमारे यहाँ से ऐसा एक पिंटू जो मानसिक दरिद्रता के साथ है अमेरिका गया भैया, सुनील भाई अमेरिका गया। तो अमेरिका में जिनको हम यहाँ एमपी बोलते हैं वहाँ सीनेटर बोलते हैं। तो सीनेटर ने उसको अपने घर पे दावत के लिए बुलाया। अक्सर बुलाते हैं कि भाई आप हमारे शहर आए हो तो शाम को हमारे घर आना, है ना। तो पिंटू चिंटू के घर गया, अमेरिका वाले का नाम चिंटू रख देते हैं। तो देखा कि यार बड़ा आलीशान बंगला है, गार्डन है। तो उससे पूछा यार तुम्हारा इतना सैलरी वैलरी तो मिलता नहीं है, सीनेटर हो, बाप की कोई जायदाद मिल गई क्या? कि नहीं नहीं। उसने बोला फिर इतना आलीशान बंगला कैसे? अच्छा बताता हूँ, ये देख रहे हो नदी, उसने वहाँ से दिखाया एक नदी दिख रही है आपको, उसके ऊपर पुल दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उस पुल का 50% ये बंगला, उस पुल में जितना भी पैसा मिला उसका 50% हमने यहाँ लगा दिया। पिंटू की तो आंखें खुल गई कि अरे यार बड़ा अच्छा तरीका है। ये पुरानी बात है। तो वो भारतवर्ष लौट के आया 5 साल बाद। चिंटू सीनेटर अमेरिका से हिंदुस्तान आया और उसने सोचा कि चलो भाई उसको हम करते हैं ना, भाई तुमने हमको खाने पे बुलाया तो हमारे शहर आओ, तो हम भी तुमको घर पे बुलाएंगे, ट्रेड आदान प्रदान करते हैं। तो उसने बोला आप भी हमारे घर आना। शाम को चिंटू वो पिंटू के घर गया तो उसने देखा यार बड़ा आलीशान बंगला है, और वो तो झुग्गी झोंपड़ियों से निकल के आया, सड़क में भी गड्ढे हैं। थोड़ी पुरानी बातें हैं, अब तो सड़कें थोड़ी अच्छी हो गई हैं, है ना। 60s की बात मानिए, जब देश थोड़ा सा इतना समृद्ध नहीं था। तो चिंटू ने पिंटू से बोला यार भारत में तो बहुत गरीबी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ एमपीज़ एमएलए मिनिस्टर की इतनी तनख्वाह भी नहीं होती है, तुमने इतना आलीशान बंगला कैसे बनाया? उसने बोला बहुत बढ़िया, मैं बता देता हूँ आपको। वो नदी देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। उसके ऊपर पुल देख रहे हो कि पुल कहाँ है? 100%। पुल केवल फाइल में है। तो ऐसे लोग जो है ना, उनकी दरिद्रता इतनी ज़्यादा होती है, मानसिक दरिद्रता। ऐसे एक और बात बताता हूँ, है ना, इसके बहुत सारे उदाहरण है, एक तो मैं बता देता हूँ, ये रियल है भैया। अब जो बताने जा रहा हूँ ये रियल है, ये मेरे किसी दोस्त ने बिल्कुल रियल बताया। एक गांव में कलेक्टर गया घूमने फिरने, और गांव वालों ने शिकायत की कि भाई देखो आसपास के सब गांवों में तालाब हैं, है ना, हमारे यहाँ गांव में तो तालाब ही नहीं है। भैंसों को पानी पिलाना, गर्मियों में क्या है बारिश से पहले सब जगह पानी खत्म हो जाता है, तो जानवरों को खेतों में लेके जाते हैं तो पानी भी पिलाते हैं, नहलाना पड़ता है, कोई इंतजाम नहीं है। उसने कहा अच्छा तालाब बनवा देते हैं। तो बढ़िया से फाइल वाइल मूव हुई, है ना, उसने तालाब बनवा दिया। कुछ दिनों के बाद में उसका तबादला हो गया, 5-10 साल बाद। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया, उसने भी गांव का मुआयना किया। उसने जाके गांव वालों ने शिकायत की, हजूर हमारे यहाँ, बोला यार तालाब तो है। अब उसने अपने में सोचा, उसने देखा फाइल में तालाब तो बना हुआ है, पर गांव में कहीं वही 100%। फाइल में तालाब है लेकिन रियल में गायब है। अब उसको लगा यार अब क्या किया जाए, तो उसने दूसरी फाइल मूव कर दी कि मैं उस गांव के मुआयने में गया था और देखा कि वहाँ एक तालाब है, और तालाब में पानी भरा रहता है, बहुत काई जम गई है, बहुत सारे मच्छर पैदा होने लग गए हैं, और बहुत सारी गांव वाले बीमार रहते हैं, इसलिए उस तालाब को भरवा दिया जाए। उसने अपनी फाइल में तालाब भरवा दिया और उसमें पैसा लगा। वो पैसा कहाँ गया? 100%। तो ये जो मानसिक दरिद्रता है, वस्तुएं उनके पास कमी नहीं होती है, सरकार भी बहुत देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, सैलरी तो देती है, वस्तुओं की कमी नहीं होती, लेकिन मानसिक जो दरिद्रता है वो बहुत रहती है। ऐसे लोगों को क्या नाम दिया जाए? नमन बेटा नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों को क्या नाम देते हैं? नहीं अभी तो हम नाम दे रहे हैं, आप तो परिभाषा बता रहे हैं।
अभी हमने वास्तविकता मतलब वो बताई कि होता क्या है, उसका नाम देते हैं अमीर, रिच पीपल। इनको क्या बोलते हैं? रिच। आपने सही कहा, अब उसकी लिख देते हैं, इनको क्या कहते हैं? संपन्न, दुखी तभी दरिद्र हैं, क्योंकि दुखी तो हैं ही। हमने बताया ना, ये संवेदनशील हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन दुखी हैं तो मानसिकता में दरिद्रता रहेगी ही, तो समाज में भ्रष्टाचार करेंगे ही, है ना। तो इनको हम कहते हैं अमीर। अब दूसरे व्यक्ति हैं, उनके पास वस्तु नहीं है, ना घर है ना कपड़े हैं, खाने के भी किल्लतें हैं, दूसरों के ही चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। क्या लगता है उनमें वस्तु के होने का भाव होगा? जब वस्तु ही नहीं है तो वस्तु के होने का भाव कहाँ से आ जाएगा? तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वो दीन बने रहते हैं, सरकार पे, दान पे, उस पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, तो दीनता रहती है। तो इनको क्या बोलते हैं? गरीब, सिंपल गरीब। साधन विहीन, दुखी ये भी हैं। कई बार हम लोग गरीबों का बड़ा महिमा मंडन कर देते हैं, है ना, कि भाई, और फिर हम उनसे बोलते हैं अच्छा आप गरीब बन के देख लो भाई, अगर आपको गरीब इतने अच्छे लगते हैं तो। बहुत सारे हमारे से बात करते हैं कंवर भाई कि दुखी में, अमीरी में तो कोई मज़ा ही नहीं है ना। पहले हम थे तो इतने खाने को रोटी नहीं होती थी, झोंपड़ी में रहते थे। मैंने कहा तो दोबारा चले जाओ, बाकी सब व्यवस्था में दान लगा दो। जाता कोई नहीं है, बोलता है ना। तो इनके पास क्या होता है? साधन विहीन, दुखी हैं, ये भी दरिद्र हैं। मानसिकता में कहीं से भी मिल जाए, है ना, तो चाहिए ही चाहिए। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो संज्ञानशील होते हैं, तो उनके पास वस्तुएं भी हैं और वस्तु के होने का, इनको क्या बोलते हैं? समृद्ध। इनके पास साधन भी हैं, संपन्न। ये क्या है? सुखी। और अब दरिद्र नहीं है, ये उदार हैं। उदार का मतलब होता है कि अपने पास अगर पैसा है तो उसको व्यवस्था में लगाना, दूसरों के समझ में लगाना, दूसरे के जिंदा रहने में भी सहयोगी हो जाना, वो दीदी उदार हो जाते हैं। तो मानसिक दरिद्रता खत्म हो जाती है जब व्यक्ति स्वयं में विश्वास के साथ जीता है, संबंधों में मधुरता के साथ जीता है, तो परिवार में वो क्या देखता है? समृद्धि देखता है। ये जो समृद्धि है ना, होने का भाव भी अगर आ जाता है तो देखो, ये होता तो ज्ञान के बाद है। कब होता है ये? है ना, विश्वास आने के बाद होता है। और विश्वास कैसे आता है उसका तो तरीका बताएंगे अभी, है ना। अभी वो तो आगे का सब्जेक्ट यहीं से चलेगा भाई। जब इतनी बड़ी बात है कि सुख स्वयं में विश्वास है, और विश्वास से ही ये सब फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे स्वयं में भय चिंता से ये फ्लो होता है, इसी तरह ये भी फ्लो बनता है। तो मूल मुद्दा है स्वयं में विश्वास का होना। तो स्वयं में विश्वास कैसे हो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति को इतना ही पता चल जाए कि उसके पास वस्तुएं हैं, उसका भाव ही पैदा हो जाए बिना ज्ञान के भी, उससे भी बहुत कुछ हो जाता है। हो जाता है नहीं कुंवर भाई? उसका मैं एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये है ना, मैं अक्सर हर शिविर में बताता ही हूँ, क्योंकि बहुत लोग खासकर जॉब वाले बहुत पीड़ित रहते हैं, है ना। कोई भी जॉब में, व्यापार में कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। तो जब मैंने 2012 में ये निष्कर्ष निकाला कि भाई मेरे पास अब जितने साधन हैं पर्याप्त हैं आगे ज़िंदा रहने के लिए, है ना, तो अब मुझे इसी चीज़ को समझना है, तो लगभग मैंने वो निर्णय लिया। तो मेरा एक दोस्त आया जो दूसरी कंपनी में, जिनके साथ मेरी डीलिंग थी, है ना, उनके साथ वो काम करता था। और वो कंपनी ऐसी थी कि वहाँ पे वो बहुत दुखी था। मतलब वो कंपनी ऐसी थी कि अगर संडे को, वैसे जनरली सब जगह छुट्टी होती है, तो मैंने एक दिन उसको ऐसे ही बुलाया, दोस्ती हो गई थी उसके साथ, कि यार कभी मिलके घर आना, चाय पिया नहीं पीते हैं, खाना खा लेते हैं। बोले बॉस को पूछना पड़ेगा संडे को छुट्टी लूँ कि नहीं। मैंने कहा यार संडे को तो छुट्टी होती है। नहीं, छुट्टी होती है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली पूछ के आना पड़ता है हमको, नहीं तो एक्सपेक्टेड है कि लोग आएंगे ही, आधे दिन तो आएंगे ही। तो फिर उसने मुझे बताया, कुंवर भाई ऐसी हालत थी कि मैं बहुत दुखी हूँ अपनी इस जॉब से। मैंने कहा तो छोड़ दो। बोले छूटती नहीं है।
फिर EMI, बच्चे के स्कूल फीस, ये सब, किचन, खाना पीना, ये कैसे चलेगा? मैंने कहा हाँ यार ये तो बात है, तो आप बताओ आपने कैसे छोड़ी? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे खर्चे कितने और तुम्हारे पास पैसा संपत्ति कितनी है, कितना पैसा है? तो उसने थोड़ा बहुत ऐसे सोचा, इधर उधर हिसाब लगाया, 10 लाख। अब मुझे उसके बारे में पता था, दोस्ती हो जाती है तो भाई कितने साल जॉब करते हुए हो गए, पहले कहाँ था, X कंपनी में था, Y बदली। मैंने कहा 10 लाख कहाँ पर है? कि नहीं FD में रखे हुए और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे, उसने बताया। मैंने कहा ये बात बताओ यार, तुम्हारे पास PF में कितना पैसा है? बोला ये क्या होता है? मैंने तो कभी जांचा ही नहीं। प्रोविडेंट फंड एक चीज़ होती है, जिन लोगों ने जॉब नहीं किया, पता है कितने लोगों को पता है प्रोविडेंट फंड होता है? सभी को पता है लगभग। मैंने कहा बेटा तुमने इतनी सारी जॉब की है, कभी पता लगाया कि वहाँ कितना इकट्ठा हो गया है? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने उसको एक सीट बना दी। अक्सर शिविर करने वाले पूछते रहते हैं भैया कैसे जॉब छोड़ें। जॉब छोड़ना कोई कार्यक्रम नहीं है भाई द वे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ना है, वो आदमी परेशान था जॉब से, है ना? प्रदीप भाई क्लियर है ना? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि भी हाँ जीवन विद्या में आने के बाद जॉब छोड़ देना चाहिए। पक्का रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो लोग मान लेते हैं कि आपने तो बोला था। मैंने ऐसा नहीं बोला। उसने पूछा था मुझसे कि मैं परेशान हूँ तो मैं कैसे जॉब को छोड़ दूँ। मैंने बोला ये सीट लेके जाओ, और मैंने उसमें सब लिख दिया, कितना प्लॉट है, कितने घर हैं, माता पिता का घर कहाँ है ना, ये कितनी ज्वेलरी है घर में, ये सब 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 लिस्ट बना के दी, इसको भर के लाना अगर सही में तुमको ये डिसीजन लेना है तो 2-4 दिन बाद उसने अपना है ना पता लगाया कि कितनी वस्तु हैं। अभी तक उसको यही पता नहीं है ही नहीं है कि नहीं है। है ना? तो मैंने कहा कि ये भर के लाना, और थोड़ा मुझे दुखी क्यों हो ये भी बताना, कि परेशान क्यों हो जॉब में, है ना? तो वो आया, तो पहले उसने दुखी क्यों है ये बताया कि देखो दुखी इसलिए हूँ मैं कि मैं जनरली हर दिन शाम को 5:30 बजे ऑफिस बंद होता है, 9:30 से 5:30, लेकिन मैं जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करने जाता हूँ, बॉस आता है 5:15 बजे और बोलता है ये अर्जेंट काम है, कल सुबह 9:30 बजे चाहिए। तो मेरा तो वाट लग जाता है। घर में किसी दिन बोल दिया पत्नी को बच्चे को घुमाने लेके जाएंगे, और वो आ गया तो भैया मना किया नहीं जाता, मना करो तो गुस्सा होता है, तो दिन बर्बाद हो जाता है। ये मैं अहमदाबाद की बात बता रहा हूँ, इससे पहले रायपुर में, आजकल मैं रायपुर में रहता हूँ, पहले अहमदाबाद में रहता था, तो वहाँ की बात है। तो उसके माता पिता कहीं बड़ौदा में रहते थे, तो फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन सैटरडे तो क्या संडे को भी आना पड़ता है। तो कभी मान लो फ्राइडे सैटरडे संडे का प्लान बनाया कि भाई माता पिता से मिलने जाना है, तो बॉस क्या आएगा कि फ्राइडे की शाम को एन वक्त पे वही काम कि मंडे या कल या अर्जेंटली चाहिए, तो उसका सारा प्लान बर्बाद है। तो बड़ा दुखी था। दूसरी बात, ऑफिस में मीटिंग्स में कभी भी उसको डांट देना, तुम तो निकम्मे हो, कामचोर हो, कुछ आता नहीं है, मतलब जैसे मीटिंग होती है तो अब किसको बेइज्जती बर्दाश्त होती है? ह्यूमिलिएशन वो बड़ा होता है। कई दिनों से उसको प्रमोशन की बात करता है तो कोई बात नहीं होती, सैलरी नहीं बढ़ता है। तो मैंने कहा बहुत दुख है यार, ह्यूमिलिएशन भी होता है, काम, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है ना, बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता हूँ, जब देखो काम काम काम, परेशान। मैंने कहा हाँ यार बात तो दुख वाली है, अब बताओ तुमने सीट भर के लाए हो कि नहीं विजय भाई? तो वो सीट भर के लाया। पता है कितना पैसा निकला? तो मैं बताता हूँ। उसने एक EMI जो उसका दे रहा था, वो मकान उसने 40 लाख में लिया था, 80% लोन लिया था। 40 लाख का 80% कितना होता है? 32 लाख। बाकी अपना लगाया था, उस समय का जो भी सेविंग थी। 5 साल पहले लिया था। EMI निकलने के बाद आज लोन जो है 32 की बजाय 25 के करीब बचा था, और मकान की कीमत कितनी हो गई थी? 80 लाख, हाँ 1 करोड़ के आसपास। मैंने कहा देखो क्या बढ़िया बात है यार, तुम्हारे पास कितना है, अगर तुम इसको बेच दोगे बाई चांस तो इतना निकलता है। उसने वो भी डिफरेंस निकाल के रखा। दूसरा, जब PF VF सब निकाला तो कितना निकल के आया? ज्वेलरी वगैरह सब 1.5 करोड़। जो 10 लाख मान रहा था, 10 लाख केवल उसको वही दिख रहा था पैसा, बाकी जो चीज़ होती है वो उसको वो मानता ही नहीं था कि उनमें कुछ है, उसको भाव ही नहीं था कि वो चीज़ भी है। पड़ी हुई है कहीं लॉकर में, दिखती नहीं है ना भाई। आपने सोना खरीदा लॉकर में डाल दिया, उसको किस काम का? किसी दिन का मुंह दिखाई कर लेते हैं लोग, साल 6 महीने में मुंह दिखाई। कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, कभी ध्यान आया, वो काम का कुछ नहीं है। हाँ जी, ओहो वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, आपके भाव ही नहीं होता है, सुरक्षा तो तब आएगी। परेशान है आदमी, सुरक्षा कहाँ से जब भाव ही नहीं है, है ना? भूल जाते हैं
कि है नहीं तो अब देखो ना उसने क्या किया, अब पता चलेगा, जब पता चल गया है ना तो अब उसका रिएक्शन देखना, उसने क्या किया एक्शन, वही तो मैं बता रहा हूँ कमलेश भाई। तो पता चला इतना है, मैंने कहा देखो इसमें से तुम अगर मकान को बेच दो, अच्छा माँ बाप के पास एक मकान है, वो रिटायर्ड है और वो इस बात के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने अपना सब कमाई बना के बढ़िया से मकान बनाया, कोई रहने वाला नहीं है, एक भाई यहाँ है और एक भाई कहीं दूसरे शहर में है, वो दोनों अकेले हैं। मैंने कहा तुम इसको बेच के मान लीजिए परिवार के साथ चले जाते हो, वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा देते हो, तो कितना बनता है, अगर वो सेविंग भी रख लिया जाए तो 2 करोड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो 25 और 80 उसका डिफरेंस और जुड़ेगा। अगर इसको आप बैंक में रखते हो तो हर महीने कितना मिलेगा, उस समय एफडी का रेट आजकल तो कम है, ये मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, है जी, अभी भी उस समय तो ज़्यादा ही मिलता, ज़्यादा था। मैंने कहा अब ईएमआई का तो झंझट ही खत्म हो गया, और बच्चों की फीस निकल सकती कि नहीं, किचन का काम चल सकता है कि बिल्कुल चल सकता है। अब मान लो तुमने जॉब छोड़ दी तो तुमको कितना कॉन्फिडेंस है कि तुमको मार्केट में दूसरी जॉब मिल जाएगी, कितने दिनों में, बोला 3 महीने। मैंने कहा 6 महीने में मिल सकती है कि नहीं, तो 6 महीने में तुम्हारे इंटरेस्ट से काम चल सकता है कि नहीं, और ये बैंक में बना ही रहेगा, बोला बिल्कुल बना रहेगा, बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा अब तो मैं लात मार के निकलूँगा, मैंने कहा लात मत मारना बोलता है बॉस को, मैंने कहा वो अगली जॉब भी जो ना बॉस की रिकमेंडेशन से मिलती है, प्यार से बात करना है ना, ऐसा नहीं कि गुस्सा होके निकलना है भाई। तो अब तुमको पता चल गया, उसने बोला बिल्कुल जॉब छोड़ देना है। तो सुनील भाई अगले दिन वो गया बड़ा अकड़ के साथ, टेम्परेरी कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ ये है ना, रहना बेटा, वो विश्वास नहीं है पर टेम्परेरी अहंकार, थोड़ा सा अकड़, उसको अकड़ बोलते हैं, अकड़ आ गई क्योंकि उसको पास 2 करोड़ दिखने लग गया है ना, पैसे से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 2 करोड़ के साथ में बॉस के साथ सामने जाके बैठ गया सुबह सुबह, सर मिलना है, बोला ये तो कभी बात ही नहीं करता था, आज कैसे, मतलब ये तो दूर भागता था, आज खुद मिलने आ रहा है क्या गड़बड़ है, कि सर इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब मुझे ना इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैंने कहा क्या हो गया यार, अच्छा अभी तक मीक बना रहता था, अरे जो बोले भाई क्या हुआ, कि नहीं मुझे अब यहाँ मन भर गया मेरा, जितना मुझे यहाँ सीखना था, जितना करना था कर लिया, अब मुझे निकलना पड़ेगा। अरे क्या कोई दूसरी जॉब मिल गई, वो मैं क्यों बताऊँ, मतलब ठीक है, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल भी गई होगी, मिल भी सकती है, पर अब जाना। ऐसे लोग ना बॉस को बहुत पसंद आते हैं, जिसको जब चाहो डांट दो, जब काम दो कर दें, बॉस ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। बोला अरे अरे यार कहाँ जाओगे, क्या तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़वाते हैं। तुरंत ही उसने एचआर को फ़ोन लगाया अरे देखो यार ये पिंटू की जाए, तुमने सैलरी नहीं बढ़ाई, कैसे एचआर के आदमी हो तुम, इसको अभी तुरंत बढ़ाओ, और देखो इसका प्रमोशन भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ते में इसका प्रमोशन होना चाहिए, 6 साल से तुमने ये है ना कुछ ध्यान नहीं देते हो तुम। उसको झाड़ दिया एचआर वाले को, है ना। उसको सोचा यार अब ठीक है, नहीं जाते, जब प्रमोशन भी मिल रहा है, जॉब भी मिले, तो वो आ गया, ठीक है सर अगर आप सैलरी बढ़ा रहे हो तो कर दो। उस दिन शाम को वही बॉस कितने बजे काम लेके आया, 5:15 बजे, वो जब कंप्यूटर शट डाउन कर रहा है, तो बॉस ने कहा देखो ये कल सुबह 9:30 बजे मुझे अपनी टेबल पे चाहिए। बॉस ऐसा है आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, अकड़ से बोलता है, और मैंने तो बाहर जाने का प्लान कर लिया है, अगर आपको ये 11 बजे मिले तो कुछ चलेगा, मतलब मैं सुबह सुबह आके कर दूंगा, आज तो मेरा प्लान है। आप समझ गया यार ये तो आदमी बदल गया अब बॉस क्या बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है यार, 11:30 क्या 12 बजे भी दोगे तो भी चलेगा, ना बढ़िया से अपना पैकअप घर गया। उसके बाद वही फ्राइडे वाला कि नहीं देखो महीने में मैं है ना इतने दिन से घर नहीं गया हूँ, तो फ्राइडे वाला भी वो भी सेटल हो गया, उसमें भी वो घर चला गया। अब मीटिंग की बात आई तो बॉस भी अपने है ना प्रवृत्ति से मजबूर है। सभा में फिर उसने बोला नकम्मा काम नहीं करते हो, बोले अभी तो आपने प्रमोशन किया है, अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो प्रमोशन क्यों कर दिया है, विश्वास नहीं है, अकड़, टेम्परेरी विश्वास उसको अकड़ बोलते हैं, ईगो। पर वो भी मीक बने रहना, पहले अकड़ तो आए कम से कम, नहीं तो आदमी दबा दबा रहता है नौकर बॉस के सामने, कुछ कह नहीं सकता है, छोड़ दिया निकाल दिया, बहुत सारा शोषण इसी आधार पे बॉस कर लेते हैं, तन मन धन तीनों का, है ना। तो वो तो अकड़ के साथ है, क्योंकि अब उसको पता चल गया ना क्या है पास में, अभी तक तो पता ही नहीं था क्या है, तो इस शिविर में आपको पता चलेगा आपके पास क्या क्या है जी।
भैया कई बार क्या है, विश्वास की जगह ईगो में फंस जाता है आदमी, ये बड़ी खतरनाक है। अभी तो ये ही है, इसलिए मैं इसको विश्वास नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेरी विश्वास जैसा है। तो फ्राइडे वाला भी हो गया, उसमें बोला कि देखो प्रमोशन तो क्या है, काम तो मैं करता हूँ, आप बताओ कौन सा काम नहीं किया, अभी बताओ, सबके सामने बताओ, ऐसा कौन सा काम है आपने दिया है और मैंने नहीं किया है। ऐसा था ही नहीं कोई। बॉस को तो मजा लेने के आते हैं, बॉस भी अपने बॉस से सुन के भड़ास निकालता है। अब ये तो सुनने को तैयार नहीं है, कोई दूसरा ढूंढेगा अब, ये कोई दूसरा पिंटू। तो उसने बाहर निकल के फिर बोला, देखो बॉस, आज से आपको ये बंद करना पड़ेगा, ये जो ह्यूमिलिएट कर देते हो ना आप, किसी दिन मेरी भी जबान खुल सकती है सबके सामने, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। बॉस को लगा अब इसको तो बोलना ही नहीं। वो भाई आज भी जॉब कर रहा है उस कंपनी में। है जी? नहीं, ये तो इसलिए मैंने कहा ना, उदाहरण की सीमा है कि वस्तु का भाव होने से क्या हो जाता है। तो अब आपके पास अगर ऐसा पता चल जाए कि अस्तित्व में व्यवस्था है, वैसा भाव आ जाए, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये तो ट्रेलर है, ये तो छोटा सा बात है। तो नरेंद्र भाई उसलिए वो ताली बजा रहे कि वो आदमी जो मीक था, बिल्कुल दीनहीन था, उससे कम से कम थोड़ा अकड़ तो आई, विश्वास तो आ ही जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। अब हम उसके पीछे लगे हैं, बेटा शिविर करो, वो तो टेम्परेरी था। तो वो छोड़ने की भी बात कर रहा है, पर वो छोड़ना मतलब कोई व्यवस्था में लगने की बात कर रहा है। जॉब छोड़ना पकड़ना कोई मुद्दा नहीं है, सही व्यवस्था में लगना, उसकी बात चली रही है उसके साथ, है ना। क्योंकि एक रास्ता दिखा बाद में उस और मैं देखी, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट तो समृद्ध साधन और सुखी उदार, ये कंसेप्ट जो बताई है, इस पे आप बहुत ठीक है भैया। कैसे हम समृद्ध उदार बने, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं, शिविर में ऐसा हो जाता है कि हमको ये पता चल जाता है कि भाई हमारे, है ना, है जी, प्रभाव में थे। और अभी और भी बात बताएंगे ऐसी बहुत सारी, जिसे धीरे धीरे आप में सारे राज खुलेंगे। बिल्कुल। तो ये हुआ समृद्धि। जो व्यक्ति स्वयं में विश्वास के साथ है, संबंधों में मधुरता के साथ है, परिवार में समृद्धि के साथ है, तो वो क्या करेगा, समाज में अव्यवस्था फैलाएगा या व्यवस्था में काम करेगा। व्यवस्था में, तो वो व्यवस्था में भागीदारी करता है समाज में, क्योंकि उसमें दरिद्रता रह नहीं गई ना, वो तो उदार है। तो वो सब जैसे अपने सुनील भाई करते हैं, बुला बुला के समझो समझो समझो। सुनील भाई उदार हो जाता है, अपना तन मन लगाता है, भाई मैं सुखी हूँ, है ना। मुरली भाई सबको समझाने में लगा, फोन करके, है ना, बुला। अच्छा उनको भी, हाँ चलिए। संध्या बहन जी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चाय खाने का सबका ध्यान रखते हैं और शिविर का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, हाँ वो तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति समाज में व्यवस्था में भागीदारी करता है। अब देखिए इन्होंने कितनों को जोड़ लिया। आज 10-5 लोग तो बैठे थे, सरदुल भाई हैं, विजय भाई हैं, और है ना सब। तो उनके लिए भी ताली बजा दो फिर, और क्या, बहुत बढ़िया है। वो भी काफी खुश होंगे, पूरा परिवार के लिए ताली बजा दो। बिल्कुल। तो समाज में व्यवस्था में अगर भागीदारी करेगा और सब लोग ऐसे जी पाएंगे, मान लो स्वयं में विश्वास हो जाए, संबंधों में मधुरता हो जाए, परिवार में समृद्धि और समाज में व्यवस्था करने, तो फिर वो व्यक्ति प्रकृति में संतुलन में भागीदारी करेगा या असंतुलन फैलाएगा। संतुलन, है ना, क्योंकि भाई वो सब करेगा, वो तो सबके साथ, उसमें दरिद्रता है ही नहीं रही। वही प्रकृति में संतुलन, जो कि असंतुलन फैला रहा था कि इधर उधर। अब बहुत सारे भाई कल बता रहे थे कि भाई उन्होंने माइनिंग छोड़ दी क्योंकि समझ में आ गया ये प्रकृति में केवल पैसा छोड़ के थोड़ी जाना है। जो कल बता रहे थे, पैसा छोड़ के थोड़ी जाना है आगे पीढ़ी को। माइनिंग कर करके अगर धरती ठीक नहीं छोड़ी, है ना। तो अब ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, थोड़ा इसको सोच लेते हैं, थोड़ा अपना कल्पनाशीलता को फैलाते हैं भाई। तो अब हम क्या है, दुख से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो इसको मिटा दें। अब केवल इसी कॉलम की बात करेंगे, मिटा दें। तो
दीदी सुख क्या है, समझ में आ गया? आ गया ना? इसको सुख कहते हैं। अब ये कैसे आए, ये अगला मुद्दा है, पर सुख तो यही है। तो इसको हटा देते हैं अब हमको नहीं वो तो सारी बात इसी की होनी है आगे, है ना? सारी बात इसी की होनी है। तो अब ये है कि अब मुद्दा ये निकल के आता है पहले इसको थोड़ा सा कल्पनाशीलता में ले आते हैं, है ना? कैसे होगा इसको तो करेंगे कमलेश भाई, पर थोड़ा कल्पनाशीलता में ले आए कि भाई स्वयं में विश्वास, संबंधों में मधुरता, परिवार में समृद्धि, समाज में व्यवस्था और प्रकृति में संतुलन। ऐसा एक व्यक्ति स्वयं में सुखी होना चाहता है कि सभी होना चाहते हैं? हमने देखा, जांचा, भाई इस मानव का सारा प्रयास, स्वयं भी परिवार भी सभी होना चाहते हैं। और इसका तरीका हम बताएंगे कि स्वयं में विश्वास के साथ कैसे जिया जाए, विश्वास कैसे आए। अगर ऐसा हो जाए कि सभी नवयुवक होते होते स्वयं में विश्वास हो जाए सभी व्यक्तियों में, और सभी के संबंध मधुर हो जाएं, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी, अंतर्राष्ट्र में भी, राज्यों में भी, और सभी व्यवस्था में भागीदारी करें और प्रकृति में संतुलन हो जाए, तो धरती कैसी होगी? तो आप जीते जी स्वर्गवासी बने फिर। भाई ऐसी शुभकामना कर सकते हैं कि अगर धरती स्वर्ग जैसी हो जाए, यही हमारी कामना भी है बहुत पहले से, है ना? बहुत पहले से। आदरणीय नागराज जी को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे ये उद्गार निकले कि धर्म सफल हो, मानव देवता हो और धरती स्वर्ग हो। पर कैसे हो उसका टेक्निक अभी तक नहीं पता था, सब ट्रायल एंड एरर कर रहे थे। उनको एक बढ़िया टेक्निक मिल गई जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये कैसे हो, फिर सभी में कैसे विश्वास आए, सभी के संबंध मधुर हो जाएं, तृप्तिपूर्वक हम संबंधों में जी पाएँ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, और भी जो मित्र हैं, और सभी ऐसा जी पाएँ परिवार में, और सभी समृद्ध हों। ऐसा नहीं कहें कि सभी अमीर हों। देखो सभी अमीर हो नहीं सकते, हो सकते हैं सभी अमीर। अमीरी का मतलब ये है कि सभी के पास, तो जो कल अभी बात हो रही थी, है ना, कि जितने भी गरीब हैं, गरीबी को मिटा सकते हैं क्या? अंधेरे को मिटा सकते हैं, लेकिन सभी समृद्ध हो सकते हैं। सभी के पास जितनी वस्तु हैं अब कितनी होनी चाहिए ये निश्चित कर सकते हैं, इसकी भी टेक्निक बताएंगे। और कैसे सबको मिल जाएंगे भी आ जाएगा, तो सभी समृद्ध हो गए। फिर क्या दिक्कत है? हाँ, थोड़ा ये दिक्कत हो सकता है, फिर हमको हेल्पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके लिए जरूर सोचेंगे, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का काम करेंगे, कोई बात नहीं है। झाड़ू पोछा बनाने की मशीन बना देंगे, और जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जिनके शरीर में ताकत है। ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना दीदी। पर सभी समृद्ध हों कि नहीं हो, या कुछ लोग हमारे लिए गरीब बने रहें ताकि हमको नौकर मिलते रहें। कितने लोग चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब बने रहें? कोई नहीं चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि सभी समृद्ध हो जाएं? सभी चाहते हैं। सबके लिए तालियां। समृद्ध सब हो सकते हैं, अमीर तो एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। अभी तो उसकी दौड़ है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन, तो नंबर 1 की होड़ लगी रहती है। जैसे क्लास में फर्स्ट आने की होड़ लगती है, नंबर 1 आने के लगे है ना, वो आप भेजते रहते हैं भैया सबसे अमीर कौन, तो वो खेलते रहते हैं सबसे अमीर कौन। क्या उनको इसी चीज़ का नशा है? सुखी तो हो नहीं सकते, ये तो दुखी दरिद्री रहेंगे, तभी तो अमीरी के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। जी जी, तो अब इसकी बात करेंगे कि अगला प्रश्न ये निकल के आता है कि स्वयं में विश्वास आए कैसे, कैसे आए? कोई उदाहरण किसी के पास स्वयं में विश्वास कैसे आता है? तो मैं आपके सामने एक छोटे छोटे उदाहरण रखता हूं जो अभी आपको विश्वास जैसे लगेंगे, पर वो विश्वास नहीं है। फिर से मैं आपको वार्निंग, है ना, पर उससे विश्वास की झलक मिलेगी और हमको सूत्र निकलेगा, सिद्धांत निकलेगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि विश्वास आता कैसे है स्वयं में, है ना कमलेश भाई। सिद्धांत की क्या महिमा है?
सिद्धांत यूनिवर्सल ही होता है, नियम यूनिवर्सल होता है ना। चाहे छोटे से उसमें काम करे चाहे बड़े में काम करे, फॉर्मूला एक ही है। जैसे एक गुब्बारे में आप हवा भरते हैं और छोड़ दें तो हवा किधर निकलती है? जहाँ से भरी है। और गुब्बारा किधर भागता है? भागता है। कौन से नियम से काम करता है? थर्ड लॉ न्यूटन ने जो बताया है ना बेटा, रहना बेटा। रॉकेट जाता है, धरती के पार चला जाता है, कैसे जाता है? उसी सिद्धांत से। टेक्निक थोड़ी अलग, हवा थोड़ी भरते हो रॉकेट में, टेक्निक नहीं करती, नहीं हमने हवा भर दी रॉकेट में छोड़ दिया। सिद्धांत वही है। तो उसमें फ्यूल जलाते हैं, बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं बहुत तीव्र गति से, और उससे तो सिद्धांत तो एक ही हुआ। रॉकेट बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ना, और गुब्बारा छोटी सी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। तो अभी मैं छोटी वाली टेक्निक बताता हूँ, गुब्बारा वो कैसे जा उड़ाना है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा लेते हैं फिरकी देखा है, बाजारों में मिलती है, मेलों में, और दौड़ते हैं तो घूमती है ना, चक्री घूमती है ना, उसको लेके दौड़ते हैं। हेलीकॉप्टर भी वैसे ही उड़ता है हाँ, सिद्धांत वही है। उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि चक्री को इंजन से घुमाते हैं और वो दौड़ने लग जाता है या उड़ जाता है। तो सिद्धांत एक ही हुआ। देखो चक्री का भी सिद्धांत वही है, और केवल टेक्नोलॉजी अलग है। तो हम जो है अभी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसके सिद्धांत की? कि विश्वास कैसे। तो छोटी छोटी बातों पे पहले विश्वास को देखेंगे और उससे फिर टेक्निक बदल के निरंतर विश्वास, निरंतर सुख चाहिए साथ है जी, फिर रॉकेट उड़ाएंगे फिर धरती स्वर्ग बनाएंगे उसी सिद्धांत से। अभी पहले अपने में छोटे विश्वास को देखते हैं। तो देखिए विश्वास जो आता है, आप सब लोगों ने पढ़ाई की है ना, और आप सब लोगों ने साइकिल भी चलाई है, मोटरसाइकिल भी चलाई होगी, कार भी चलाई होगी। तो जब शुरू में आप मान लीजिए अपनी स्कूटी को लेके निकलते हैं या साइकिल को सड़क पे सीखने के लिए, तो आपकी कैसी स्थिति होती है? भय चिंता होता है या विश्वास होता है? कहीं किसी को लग ना जाए, ये चिंता, लग गई तो पुलिस वाले ना पकड़ ले, ये सारा भूतकाल की पीड़ा, पिछली बार लग गया था इस बार ना लग जाए, सब कुछ रहता है। क्रोध भी रहता है। कैसा? आप सीखने निकलें और सामने से कोई गाड़ी निकल रहा है तो आप उस पर भी चिल्लाते हैं, और फिर लगता है कितनी भीड़ है, सड़क को लोग खाली क्यों नहीं छोड़ देते, आज हम सीख रहे हैं है ना, सबको आज ही निकलना था आप सुबह निकलते हैं सीखने के लिए, और दिन तो उठते नहीं थे, तो देखते हैं कोई योगा वाले दौड़ रहे हैं, कोई कसरत कर रहे हैं, और आपको चलाने में दिक्कत आ रही है। तो आती हमको नहीं है साइकिल चलानी या मोटरसाइकिल चलानी, और गाली किसको देते हैं? दूसरों को। और हर समय हमारे अंदर में क्या बना रहता है? डर, वही भय चिंता पीड़ा। अब आपने उसको अच्छे से 1-2 साल लगा लिया, ट्रेनर से सीख लिया, लाइसेंस भी बनवा लिया, सारे गाड़ी चलाने के नियम भी पता कर लिए, सड़क पे कब कैसे पार्क वार्क करना है ना, और आप बढ़िया से गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी का उदाहरण या मोटरसाइकिल, किसी का भी लेना है। पीछे, अब आपके पीछे आपका बच्चा भी बैठा है, किसका उदाहरण लेना है? गाड़ी का लेना है कि स्कूटी का लेना है? स्कूटी का। पीछे बच्चा बैठा है, जब आप नए चला के सीखते हो और पीछे बच्चा बैठा है, मम्मी देखो वो क्या है, कितना बढ़िया कबूतर है। मम्मी क्या करती है? चुप बैठ, मैं गाड़ी चला रही हूँ बात मत कर। और जब चलानी आ जाती है, अरे बेटा कुछ बोल नहीं रहा, इतनी देर हो गई, फिर म्यूजिक भी लगा लेते हैं, है ना, फिर गाना भी सुनते हैं। ऐसे ही गाड़ी में होता है, जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं और पीछे में साथ में हमारा बच्चा बैठा है या कोई भी, वो कुछ बोल भर दे तो मेरा ध्यान भटका रहा है, देखता नहीं है गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ। और जब गाड़ी चलानी आ जाती है, फिर क्या होता है? बच्चे से बात करते जाते हैं, बेटा बताओ कैसा होमवर्क हुआ, आज क्या काम किया। वही सड़क, वही भीड़, फर्क कितना आया? विश्वास आया, डर गायब, चिंता गायब, भय गायब, सब कुछ गायब। अब हम, गाड़ी अपने आप चलती है, बाकी हम सब करते रहते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, बात भी करते हैं, कभी किसी को हालांकि मना करते हैं फ़ोन लगाने के लिए, फ़ोन नहीं करना चाहिए, पर कर लेते हैं कभी मजबूरी। ऐसा ये हुआ एक उदाहरण। कैसे आया?
विश्वास आया कैसे? सीखने से गाड़ी को चलाने के सारे नियम, गाड़ी चलानी आ गई, रोड के नियम, लाइसेंस, पुलिस, सब। अगर आपको लाइसेंस नहीं है तो भी आपको डर लगेगा कि सामने अगर पुलिस वाला दिख गया तो चालान काट देगा, तो डर है। धन में आ जाएगा, मान में भी आ सकता है, बहुत सारा भय रहेगा चलाने से पहले ही। और आपको लगता है जिस दिन लाइसेंस घर भूलते उस दिन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि भय पहले से ही है। तो डरते डरते आप करते हो तो डर हो ही जाता है, और जिस दिन सब होता है उस दिन आप आराम से चलाते हो। तो ये विश्वास का उदाहरण है कि हमें विश्वास आता है। नियम सिद्धांत क्या है? आपने गाड़ी से या स्कूटी से या साइकिल से चलाने के लिए जितने भी नियम हैं उनको समझ लिया है और उनको चला के सीख भी लिया है, अभ्यास भी कर लिया है। तो आप में क्या आ गया है? टेम्परेरी, इससे जुड़ा हुआ है। तो सिद्धांत वही है। एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं, फिर आपको आगे का बताएंगे। आप सबने एग्जाम दिया है, 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं, है ना? सबने दिए ना? अब दो बच्चों को देखें। एक बच्चा है चिंटू। कौन है? वो मस्ती करता रहता है, उसको पता है एग्जाम देना है, पर अरे अभी तो बहुत दिन है, 1 साल है ना? तो उसको टीवी भी देखना है, क्रिकेट का मैच भी देखना है, गरबा में भी जाना है, नवदुर्गा भी करना है, सब कुछ। और कुछ समय मिल गया तो पढ़ भी लेना है थोड़ा थोड़ा, स्कूल में क्या चल रहा है। अब 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, एग्जाम का दिन आ गया। अब पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ है। देखते नहीं हो मैं पढ़ रहा हूँ। छोटा बच्चा, भाई बहन है, अगर कुछ कह दे, घर में कर्फ्यू, कोई म्यूजिक नहीं सुन सकता, कोई टीवी नहीं देख सकता, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। भाई ने पढ़ा नहीं है। अब जो साल भर नहीं पढ़ा, महीने भर में कोर्स पूरा हो जाएगा। अब आधी तैयारी से वो कहाँ जा रहा है? एग्जाम देने जा रहा है ना? और अब भी क्या है? किताब लेके जा रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, उसके पापा या मामा या चाचा या भैया कोई ले जा रहे हैं एग्जाम में, अभी भी पढ़ता जा रहा है। अब उसकी स्थिति कैसी है? डर है ना? अब उसको बहुत बड़ा भय है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। चिंता भी है, पास नहीं हुआ, फेल हो गया तो माँ बाप तो घर से बाहर ही ना निकाल दें, बोलेंगे क्या किया साल भर, होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा बच्चा है, वो भी एग्जाम देने जा रहा है, उसको पहले से ही सिलेबस पता है, तैयारी कर ली। मार्च में लगभग पता है, जुलाई में स्कूल शुरू होते हैं और मार्च में बोर्ड की परीक्षा होती है। उसको पहले से पता है क्या रोज पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है, सारी तैयारी है। जनवरी आते आते तक उसने सब तैयारी कर ली। अब फरवरी में भाई खेल रहा है, क्योंकि अब तो सारा पढ़ लिया है। अब उसको ये लग गया है, सारा समझ में आ गया है। कैसे समझ में आ गया? कोई भी सवाल आ जाए उसका जवाब वो कैसे पता है? अभ्यास किया। पहले उसने समझा, अगर गणित है तो गणित के सिद्धांतों को समझा, उसके आधार पे जो भी पीछे क्वेश्चन आंसर है उनको कर लिया। और अब उसने सब तरह के 1-2 किताब के और करके देख लिए, पुराने साल में कितने क्वेश्चन आए वो भी करके देख लिए। अब लगता है जो भी क्वेश्चन आता है टॉपिक पे मैं कर लेता हूँ। एग्जाम में भी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन वो भाई अब टीवी भी देख रहा है, खेल भी रहा है, अगर किसी की शादी है उसमें भी चले जा रहा है। और जब एग्जाम देने जा रहा है तो किताब विताब नहीं है। क्या हो गया? विश्वास। डर है उसके अंदर, चिंता है, कोई पीड़ा, कोई आवेश, कोई क्रोध विरोध की नहीं मुझे कोई है ना ध्यान नहीं दे रहा, ये नहीं, कुछ नहीं है, आराम से। कैसे आया? कैसे आया? नियम क्या है? समझ लिया, तैयारी कर ली, सिलेबस पता है, उसको समझ लिया है, उसके आधार पे जो भी क्वेश्चन है सब आते हैं। जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे, कार पे लागू होता है, वही सिद्धांत वही है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे उसने सोशियोलॉजी पढ़नी है, चाहे मैथ्स पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, जो सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड उसकी तैयारी पूरी है। कुलदीप भाई ठीक लगता है? आप सबने देखा है ऐसा कि नहीं? पढ़ने वाले बच्चों को लगता होगा। अब जिंदगी पे आ जाते हैं भाई, 2 उदाहरण हो गए, अब रियल लाइफ में आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हमको जीने से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब आता हो, सभी जितने भी जीने से जुड़े हुए हमको जीना है भाई, तो अंदर में विश्वास आएगा कि नहीं आएगा? और जीने से जुड़े हुए सवाल नहीं आते हैं तो क्या रहेगा? भय, चिंता, पीड़ा। तो सिंपल बात है, जीने से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब अगर आता है तो स्वयं में विश्वास है, नहीं आता है तो भय, चिंता, पीड़ा है। इतनी कहानी है।
भय चिंता पीड़ा है तो दुखी है, और विश्वास है तो सुख है। सिद्धांत समझ में आ गया? तो इसी को लिख देते हैं। तो क्या किया हमने? सभी सवालों का जवाब शानदार तरीके से समझाया, बहुत बढ़िया। पूर्ण विश्वास है, सुखी हो गए, सिंपल सी बात है। भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है कौन भाई, अच्छी बात है। तो उसी सभी सवालों का जवाब जीने से जुड़े हुए जवाब है, तो इसी का नाम है समाधान। अब एक शब्द कह रहे हैं, अब मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि हमको जीने से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब आता है, उसका नाम है समाधान। तो मैं क्या हूँगा? समाधान से ही विश्वास आता है। दोनों उदाहरण में ऐसा ही दिखाई दिया, सिद्धांत वही है। अगर गाड़ी चलाने से जुड़े हुए हमको सब सवालों का जवाब आता है, अभ्यास किया हुआ है, तो गाड़ी चलाने ही आती है, विश्वास के साथ चलाते हैं और मजा लेते हैं, है ना। नहीं आती है तो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो उसका नाम है सभी सवालों का जवाब बराबर समाधान। और समाधान का अभाव ही समस्या है। अगर हमारे पास नहीं है जवाब तो वही समस्या है, वही हमको पीड़ा देता है, वही परेशान करता है। तो समाधान अभाव बराबर समस्या एक एग्जाम्पल दे सकते है जी। हैं। जैसे कोविड आया, पूरी तरह डरे हुए थे, लेकिन जैसे उसकी वैक्सीन आई, तो समाधान। बिल्कुल ठीक बात है, पर इसको अभी तो जिंदगी को जोड़ के पहले कर लें। अब कोविड वोविड तो बड़ी छोटी चीज़ लगेगी आपको। आपको जिंदगी तो थी कोविड, नहीं, सही बात है। जिंदगी तो बहुत दिखाई दे। अभी हम तो निरंतर सुख की बात कर रहे हैं, कोविड तो हमेशा नहीं रहेगा ना। हमको तो भाई समस्या का समाधान तो हमको घर में चाहिए कि पति पत्नी कैसे मजे के साथ रह पाए, पूरी मानव जाति का। हाँ ना, सबके लिए। हाँ जी नमस्कार। कुछ हलचल जैसा कुछ हलचल है, सेटल हो जाए तो मैं आप बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसी को कह रहे हैं, अगर समाधान है तो विश्वास है। थोड़ा हलचल है। या किसी को ऐसे लगने लग गया अभी तक तो लिख नहीं रहे थे, अब तो लिखने वाला मोटर आ गया। हमें तो पता ही नहीं था इतना इम्पोर्टेंट है, आज लिख लेते हैं, ऐसा लग रहा होगा किसी को। करें आगे बात, हो गया सब सेटल? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से निकल के आया कि समाधान सभी सवालों का जवाब होने से हमें विश्वास दिखता है, और विश्वास होता है तो हमने अभी बताया वही सुख है। तो इससे निकल के आता है समाधान बराबर सुख। विश्वास अब साइलेंट हो गया है, क्योंकि समाधान से विश्वास और विश्वास से सुख, और समाधान का अभाव है तो समस्या है। समस्या बराबर ये निष्कर्ष निकला। अब समाधान कैसे आए उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले इतना तो क्लियर हो गया, अब ये निष्कर्ष निकल गया तो इस निष्कर्ष को यहाँ लिख देते हैं। ये निष्कर्ष कल सुबह 12 बजे तक निकल गए थे, कल से आज तक में अब यही निष्कर्ष निकला है। देखो ऐसे निष्कर्ष निकलता है। चर्चा की, सबने जांचा, लिख दूं कि नहीं लिख दूं? अब सुखी कैसे होना है दीदी, तो सुख पता चल गया। अब सुखी कैसे होना है तो समाधान चाहिए। समाधान कैसे आएगा अब उसकी बात करेंगे, पर पहले इस निष्कर्ष को लिख लेते हैं। दुख, हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी में समस्याएं हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास समाधान नहीं है। समस्या अपने आप में केवल समाधान का अभाव है, जैसे अंधकार प्रकाश का अभाव है। समाधान को पाया जा सकता है, समस्या को मिटाया नहीं जा सकता।
अगर हम समस्या दूर करने में लगे रहेंगे तो ज़िंदगी खत्म हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं बनी रहेंगी। तो हमको काम किस पे करना है? समाधान पे। अगर हम समाधान पे काम करेंगे तो समाधान मिलेगा, क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था है, समाधान ही है। वो तो हमारे ही पेट में भूख अस्तित्व में थोड़ी है, वो तो हमारे पेट में खाना नहीं है। अस्तित्व में खाने की तो समस्या क्या है? हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। भाई गाड़ी जब चला रहे थे तो बाहर वालों की कोई गलती थी। अब आप एक्सपर्ट हो गए तो गाड़ी कैसे चलाते हैं? ऐसा थोड़ी है कि अब हमको आ गई है तो दूसरों को टकराते हुए चलते हैं। दूसरों को बचा के चलते हैं कि मारते के चलते हैं? बचा के चलते हैं। ये समाधान की महिमा है। अगर आपको आता है तो दूसरों को भी आप बचा के चलते हैं। आप तो सुरक्षित रहते ही हैं, दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं। तो ये समाधान का महिमा है। अब ये कहेंगे कि भैया ये तो बात ठीक हो गई, अब समाधान, सभी सवालों का जवाब मिले कैसे, समाधान आए कैसे? तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास समझने के लिए सवाल कितने हैं। तो हमारे लिए जीने से जुड़े हुए सवाल कितने हैं? मौलिक सवाल कितने हैं मानव जाति के पास, जिनको हमको उत्तर पाना है जी? अनंत। कितने लोगों को लगता है कि अनंत सवाल है? अनंत। बहुत बढ़िया। बाकियों को तो लग ही नहीं रहा भैया। चलिए भावना बेटा, आप बताओ कितने सवाल हैं जानने के लिए? माइक ले लीजिए। कितने सवाल हैं? दो। आवाज नहीं आ रही है उसमें, माइक में। दो ही है। क्यों जीना है और कैसे जीना है? क्या दीदी, दो ही सवाल हैं, मूल सवाल दो ही हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो बहुत सारे सवाल हैं नहीं एक्चुअली, क्योंकि अस्तित्व में जो भाववाचक वास्तविकता है ना, बहुत सिंपल है। भ्रम का जंजाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमने 3 शब्द बताए ना, भ्रम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारी कल्पना की उपज है, क्योंकि हम में कल्पनाशीलता है। तो कल्पनाशीलता की वजह से हमने बहुत सारा अपने में भ्रम पैदा किया हुआ है। वो छट जाएगा जैसी वास्तविकता का पता चलेगा। तो हम कह रहे हैं सभी सवालों का जवाब है ना, सभी, कई लोग इसको सवाल को प्रश्न भी बोलते हैं, है ना, पर्यायवाची है ना। सभी प्रश्नों का जवाब। तो कुल प्रश्न कितने हैं? 2। क्यों जीना, इन दो को अगर थोड़ा सा फैलाएं तो 3 सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 सवाल। क्या? अस्तित्व, जो ये पूरी दुनिया, सृष्टि, इसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है, और इसका क्या स्वरूप है? अस्तित्व का प्रयोजन व स्वरूप क्या है? अस्तित्व में मानव है, तो मानव का क्या प्रयोजन व स्वरूप है? ये दूसरा सवाल बनता है। क्यों जीना है, कैसे जीना में अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? क्यों है दुनिया? खत्म हो जाएगी या बनी रहेगी या पैदा होगी, बार बार पैदा होगी? क्या होगा? कभी प्रलय आ जाएगी? क्या होगा इसका? ये सवाल रहता है बच्चों के मन में जन्म से ही, है ना। कोई कहता है भी खत्म हो जाएगी। फिर उसमें मानव क्या है? भूत है, पिशाच है, आत्मा है, मन है, पानी का बुलबुला है। मानव है क्या? सेल है, ब्रेन है। मानव क्या है? तो मानव का क्या स्वरूप है और मानव का क्यों है मानव इस धरती में, इस सृष्टि में? ये भी एक सवाल रहता है। इन्हीं का जवाब चाहिए। अगर इन दोनों का जवाब मिल गया तो मेरा मानव का
है जी? कार्यक्रम क्या है, करे क्या? सुबह से शाम उठ के दांत साफ करे कि नहीं करे? क्यों करे? दारू पिए कि चाय पिए? तो कुछ तो कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ना, है? दीदी को उठ के पीट दिया जाए या नहीं पीटा जाए? क्यों रहना बेटा, मन कर रहा है, कुश्ती कर ली जाए। मतलब कार्यक्रम क्या बनेगा? खाना खाए कि भूखा रहे, क्या करे, है ना? ये सब सवाल बनेंगे भाई। कार्यक्रम करे क्या सुबह से शाम तक? टाइम तो पास नहीं, बोर रहेगा, कुछ तो कार्यक्रम निकल के आना चाहिए। ये 2 सवालों से, इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए तो कोई सवाल बचता है क्या? अगर मान लीजिए तीनों का चीज़ पता चल जाए कि अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसका क्या प्रयोजन है, उसमें मानव एज ए रेस, उनका क्या प्रयोजन है पूरे 700 करोड़ यानी धरती का। 1 मिनट जी। और तीसरा ये कि मेरा क्या कार्यक्रम है एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं करूं क्या? जी सुनील भाई बताइए। तो वो बीच में थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ इसलिए कि आपको कहीं जाना श्राद्ध है ना। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा मन का परिचय करा दूँ। करा दीजिए भैया। तो ये जो अपने कार्यक्रम, पिछला जो कार्यशाला हुआ था वो वंदन रावल जी वाला, हाँ, और एक आप वाला जी। इन दोनों में ये जो पूरा भवन है, जी जी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। महेश सेवा समिति एक ट्रस्ट है, हाँ जी, महेश्वरी समाज का, हाँ, जो स्कूल चलाती हैं, हाँ जी, और ये सारा भवन का सब वो देखते हैं जी। तो आप ओम प्रकाश जी नारायणीवाल हैं। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश जी ओम नारायणीवाल। प्रकाश भाई, स्वागत आपका। तो एक बार मैं चाह रहा था कि आप इनको दुपट्टा बना के थोड़ा सम्मान करें। इन्होंने जी, हमको जी, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया है, पिछली बार भी, इस नहीं बार नहीं, भी। इसके लिए है ना। आइए भैया जी, आपको देखो ये मुझे पहनाने आ रहे हैं मैं इनके इरादे देख चुका हूँ। एक और ला दीजिए साथ में। हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। तो जितना समाज सेवा में लगे हैं, बड़ा शरीर उतना बड़ा ही दिल है इनका। किधर? एक मिनट, वो राजेंद्र कचोली, एक मिनट, हाँ जी, को फोटो वोटो खींच लेने। राजेंद्र कचोलिया जी हैं, हाँ ये जी। सचिव हैं जी जी, महेश आइए। सेवा समिति। अच्छा, और एक और है बढ़िया, मैं तो सोच रहा था इसको ही पहनाऊंगा। और मुरली भाई। हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जी कालिया, जो इसके समिति के सदस्य हैं। जी जी जी, आइए। और एक दिलीप तोशनीवाल। बहुत बहुत दिलीप, आइए भैया। तो दो और एक मेरा रखा हुआ है भैया यहाँ पे पीछे बिल्कुल कमी नहीं है अपने पास। जी भाई, समृद्ध है जी, बिल्कुल। आइए जी दिलीप भाई। अरे बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अरे भाई बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखिए अब सभी के सहयोग से ये हो पा रहा है, इतना बढ़िया जो उत्सव चल रहा है। और मेरा अनुरोध है कि कल जो है सब परिवार एक दिन पूरा सुने जी। अगर आपको व्यापार में समय देना है तो पत्नी और बच्चे तो आ ही सकते हैं, और एक दिन में लग जाए, अब तक की ज़िंदगी छोटी पड़ गई है, तो अगला आयोजन जो है तो उसमें महेश्वरी समाज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ा दें। बहुत बढ़िया जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जी जी जी। अपने सुनील भाई है ना, खूब बढ़िया से सबका मन लगे, सभी सुखी हों, है ना, ऐसी उनकी कामना रहती है ना सुनील भाई। पर इसमें मैं आपको ना पिंटू भाई की एक कहानी सुना देता हूँ भाई साहब कहानी सुन के जाइएगा, अब आप जा ही रहे हैं तो कहानी सुन जाइए कहानी तो सुन भैया। वो सुनील भाई ना कल से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इंतजाम कर रहे हैं भाई। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो पिंटू, सुनील भाई है ना, पिंटू ने क्या किया कि एक पिंटू भाई स्कूटर को लेके दौड़े चले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? स्कूटर को लेके दौड़े चले जा रहे थे। तो चिंटू भाई ने पूछा, भाई इतना कहाँ ये स्कूटर को लेके दौड़ रहे हो? चिंटू मिल गया रास्ते में। अरे यार बहुत जल्दी है, मुझे काम के लिए जाना है। तो बोले काम के लिए जाना है और जल्दी है तो स्कूटर पे को लेके क्यों भाग रहे हो? इस पे चढ़ के चलो, मतलब ये तो जल्दी पहुंचा देगा। अरे यार इसमें पेट्रोल नहीं है। अरे तो पेट्रोल डलवा लो। अरे इतना टाइम किसके पास है पेट्रोल डलवाने का? तो भैया आजकल सुखी होने का समय कुछ नहीं, जबकि सुखी होने के लिए दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं देखो किस लिए काम कर रहे हो, सारा प्रयास सुखी होने के लिए।
तो सुखी होना, सुखी हो नहीं यार बहुत परेशानी है, टेंशन है, ये वो, तो चलो सुखी हो जाओ, शिविर कर लो। अरे इतना टाइम किसके पास है कि 7 दिन का शिविर निकालें, पेट्रोल डालने टाइम नहीं। तो सुनील भाई तो आप करिए कोशिश पर इतना टाइम नहीं भाई, बहुत सारे झंझट हैं दुनिया में आदमी को, है ना भैया। कहते हैं सर, एक आदमी जो बढ़ के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, हाँ तो हमारे जैसे कह रहे यार क्या कर रहा तू, हाँ काम कर, काम करने क्या होगा, बोले वैसे आएगा, हाँ उससे क्या होगा, उससे तू आराम से जिएगा, सुख सुविधाएं पाएगा, फिर दुकान लगाएगा, फिर आराम करेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वही सही बात। तो ये स्थिति शिविर के बाद बनेगी उससे पहले तो स्कूटर दौड़ने वाली है। ये जो स्थिति बननी है, लोग इसलिए जीवन बढ़िया भैया, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। तो हम बात कह रहे थे, फिर से अगर लिंक को पकड़ते हैं कि मानव का सारा प्रयास किसके लिए है, सुखी होने के लिए। और सुख क्या है, स्वयं में विश्वास ही सुख है, और विश्वास समाधान से मिलता है। सभी सवालों का जवाब मेरे पास हो, है ना। तो कितने मूल प्रश्न हैं, 2 ही हैं, क्यों जीना, कैसे जीना। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो इतने ही 3 प्रश्न बनते हैं कि भाई हमको ये पता चल जाए अस्तित्व का क्या प्रयोजन है, इसका क्या स्वरूप है, और मानव क्यों इस धरती पर है, पेड़ पौधे सब हैं तो मानव की भी क्या है ना, क्या स्वरूप है, क्या प्रयोजन है, और फिर मेरा कार्यक्रम क्या है, मानव मतलब मेरी भी क्या भूमिका है, मैं क्या करूं। दीदी इसके अलावा और कोई सवाल? सारे सवाल इन तीनों में आ जाते हैं। अगर ये तीनों मिल जाएं तो पूरा हो जाएगा। किसी को कोई और सवाल जो अनंत कह रहे थे? दीदी क्या नाम है, मुस्कान बेटा आपके पास में जो दीदी अनंत बता रही थी, हाँ जी क्या नाम दीदी आपका? किरण दीदी। तो कोई और सवाल जो इन तीनों के अलावा हो? अभी तो ये सवाल चल रहा है। ये 3 ही है ना, यही चलते हैं। आदमी इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता। अच्छा, मानव की कल्पनाशीलता में कुछ भी आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मूल क्यों जीना, कैसे जीना, और उसी का एक्सपेंशन। अब ये कैसे आए, समाधान कैसे आए, इन सवालों का जवाब मिले कैसे, क्या करें? सिद्धांत पे जाना पड़ेगा। मैंने सिद्धांत पहले बता दिया है, किनको पता है? नमन बेटा हाथ उठा रहे हैं, पहले नमन बेटा से पूछ लें, फिर आपसे पूछ लेंगे। ये सुरेंद्रपाल भैया, चूंकि प्रयोजन शब्द मैंने जिंदगी में कभी काम में लिया नहीं। अच्छा, आपने जीवन नहीं विद्या लिया? के पहले। अच्छा, तो ऐसे ही बहुत से लोगों को हो सकता है ये, तो उसको आप उसको सरल कर दो ना, संसार क्या है, मैं क्या हूँ और करना क्या है, 3 ही सवाल है। प्रयोजन, हाँ मतलब इसका कोई पर्पज है क्या, कोई इसमें डायरेक्शन है क्या, उसका मतलब प्रयोजन है ना। तो मन का प्रयोजन मान लो समझ में नहीं आया, तुमको लगे अनंत। हाँ भाई पूछ लेना अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। कोई भी चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर प्रयोजन का मतलब है कि पर्पज क्या है, वो अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, अंग्रेजी में समझ में आया भाई, कोई चीज़ क्यों है, उसकी कोई डायरेक्शन है क्या, है ना, वही है मतलब। और मानव मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं, क्यों हैं धरती पर, है ना। और फिर हमारा कार्यक्रम क्या बनता है, मतलब हम क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें, प्यार से बैठें, क्या करें, मतलब क्या पता अस्तित्व का प्रयोजन ही ये हो कि लड़ाई करो तो मिलकर लड़ाई करेंगे, फिर पहले पता लगा सुनील भाई, ठीक है ना। अब ये आया कि इन सवालों, हाँ हाँ बेटा बताओ कैसे आए ये तीनों सवालों का जवाब? सिद्धांत समाधान ही है। समाधान है। समाधान। समाधान कैसे आए? मतलब अब हमें समाधान हमको मिले कैसे, क्या करें उसके लिए? उसके लिए खुद में विश्वास। नहीं वो तो विश्वास तो समाधान से आएगा। बार बार ट्राई करते रहना, बहुत बढ़िया, अभ्यास करना। देखो प्रतीक भैया बताएंगे, बढ़िया कोशिश की नमन बेटा के लिए, उस शब्दों को पहचान रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। हाँ जी, जैसे हम तो नहीं लड़ना चाहते, हम तो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सामने वाला अगर लड़ता रहे तो फिर हम क्या करें, दीदी और हम शांति कैसे फिर बनाएं? तो दीदी मेरे लिए आप सामने वाली हैं, हाँ तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता हूँ जी, और आप लड़ना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ? वो मेरे पास समाधान है, मैं बताऊंगा क्या करना है, वो छठे दिन आएगा। आज भी अगर हर इंसान खुद लड़ना ही नहीं चाहेगा तो सामने वाला इंसान कैसे लड़ेगा? तो सामने वाला अगर ऐसे ही लड़ने वाला ही होता है, बहुत जने ऐसे रहते हैं, नमन बेटा, नमन उसका बेटा, व्यवहार ऐसे ही रहता है।
आप अभी छोटे हैं ना, तो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। मैं जानता हूँ। अच्छा दीदी, सवाल सही है। हाँ जी, हो गया बात, बहुत बढ़िया। दीदी ये बच्चा जो कह रहा है, जैसे आपने कहा कि आप तो नहीं लड़ना चाहती, सामने वाला लड़ना चाहता है। एक मिनट, आप क्यों नहीं लड़ना चाहती हो? माइक दो दीदी को। नहीं तो किसी का स्वभाव शांति प्रिय रहता है और किसी का क्रोध करने का रहता है, वो अपना अपना अलग अलग स्वभाव रहता है। ओहो, कब से आई आप? अभी आई हैं आधा घंटा जी, अभी आए। तभी तो वो सारा निकल गया। अब ये कल से जो हमने बात की ना, कल 11 बजे से शुरू किया, 10:30 से, तो इसमें स्वभाव क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये आ गया है। तो ये क्रोध जो है आवेश है, स्वभाव नहीं है ना? पहली बात तो ये है। तो क्रोध जो आता है वो अक्षमता से आता है। दीदी को माइक दें अभी। तो आप लड़ना नहीं चाहती हैं जी, आपका क्रोध नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? नहीं, अगर सामने वाला करता तो आता है ना। नहीं, सामने वाला नहीं, आप कहती हो आप लड़ना नहीं चाहती हो। अभी सामने वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप अपनी बात करें। हाँ, हम तो नहीं लड़ना चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? वही मैं जानना चाहता हूँ। आप में ऐसी क्या खूबसूरती है? नहीं, ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन मतलब कुछ तो खूब है। लड़के भी क्या मिलेगा, तो शांति प्रिय रहना चाहते हैं, मतलब शांति से रहना तो चाहते हैं। आपको इस बात की समझ है जी, कि लड़ने से कुछ नहीं मिलता, हाँ है जी, ना? और अशांति बढ़ती है। और अशांति बढ़ती। अब मान लीजिए आप ही की ये बात सब लोगों की समझ में आ जाए, समझ आ सकते कि नहीं? जैसे आपको समझ में आ गई और ये सबको समझ में आ जाए कि भाई लड़ने से कुछ नहीं मिलता है, तो सामने वाला कोई बचा ही नहीं, है ना? बढ़िया दीदी, तो इसको इसी की बात कर रहे हैं। अभी हम यही कह रहे हैं भाई, जैसे आप नहीं लड़ना चाहते हैं, सभी ऐसे हो जाए, कोई लड़ना ही नहीं चाहे, और जैसे आप नहीं चाहते तो हम ये कह रहे हैं हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हाँ, और आदमी तो सब सुखी चाहता है, तो उसको कन्फ्यूजन है, उसको लगता है लड़ने से सुखी हो जाएगा, तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। हाँ जी नरेंद्र भाई। लेकिन वो फिर हमको तो दीदी देता है ना। दीदी एक सेकंड में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं एक समोसा लेके आया और आपको कहा कि लो दीदी आप समोसा खा लीजिए, अब आप क्या करेंगे? आप खाएंगे या मेरे को वापस रिटर्न कर देंगे? नहीं, तो अगर नहीं इच्छा होगी तो नहीं खाएंगे, नहीं और इच्छा होगी तो ले लेंगे। ठीक है ना? मैंने आपसे लड़ाई करी या मैंने आपको अपशब्द बोला और आपने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या होगा? रिटर्न होकर मुझे भी आएगा ना वापस। इतने अपन अच्छे नहीं है कि हम स्वीकार नहीं करें, क्रोध आ ही जाता है। खा लो समोसा। क्रोध रहते हैं, हाँ, अभी क्योंकि हम भी इंसान है, भगवान नहीं है, भगवान को क्रोध नहीं आता है। अगर कोई क्रोध दिलाएगा तो क्रोध तो आता है ना थोड़ा तो। ये कैसे पता पड़ा कि भगवान को क्रोध नहीं आता? अभी सुनो, ये कैसे पता पड़ा भगवान को तो क्रोध वो नहीं? इसीलिए भगवान बने हैं कि उनको क्रोध नहीं आता है। आपने देखा है क्या भगवान को? हाँ जी, भगवान के गुणों को तो ध्यान है ना, भगवान के गुणों को तो जानते हैं हम। ये क्रोध आना एक अक्षमता है। अभी जीवन आप विद्या में क्रोध मत बहन करें। जी भी अभी आई है, और जो इनके साथ लड़ाई करने के लिए आए वो जीवन विद्या से बहुत दूर दूर है। इनकी स्थिति अभी एकदम ऐसी है ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह कि एकदम सामने से हैवी लोडेड ट्रक आ रहा है इनके सामने, और ये विक्की चला के जा रहे तो है ना, स्कूटी चला के जा रहे हैं, और वो बाईं तरफ से जा रहा है, रोंग साइड आ रहा है, और आप चल रहे, तो अब आप क्या करोगे? टकराओगे उसके साथ? अब बताइए, वो रोंग साइड आ रहा है ना, रोंग साइड आ रहा है ना, जीवन विद्या का उसको पता है ना, आपको पता है। अब आप क्या करेंगे रोंग साइड वाले से? मुझे बताओ, टकराओगे क्या? क्या करोगे? बचेंगे, 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 समझेंगे, बस बचना ही आपकी योग्यता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है दीदी? माइक। इसीलिए सीख रहे हैं और इसीलिए बच रहे हैं सामने वाले से। जी 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 जी। क्या नाम दीदी आपका? इंदु। इंदु दीदी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ज्ञान की बात की। नहीं, अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए तो मैं सीखने आई हूँ। मैं भी बढ़िया बढ़िया। तो रोज आएंगे क्या? हाँ, अच्छा चलिए देखेंगे। टाइम है अभी? हाँ, मैं रतलाम से आई हूँ। ओहो, रतलाम से। यहीं रुकेंगे या क्या? हाँ, अभी अच्छा, बढ़िया। तो है। तो बढ़िया दीदी, इंदु दीदी, अगर आप रुकेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, फिर सारे सवालों का जवाब हम तो कहीं नहीं मिल जाएगा। तो जुगल किशोर भाई, है ना, जुगल किशोर भाई, हमको थोड़ा दीदी के समझने में मदद करनी है, क्योंकि एक दिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमने कहा ना, वाद विवाद नहीं। अभी हम खुद संवाद
का अभ्यास करना पड़ेगा। हमको क्या लगता है कि कोई हमको थोड़ा मिल जाए तो हम एकदम ज्ञान दे देना चाहते हैं। अब वो लगा कि वो हाँ थोड़ा पहले दीदी के साथ चाय वाय पिलाओ, प्यार से बात करो, फिर थोड़ा। हम आपके इस नेचर से प्रभावित है। अभी तक जो प्रबोधक हुए ना सर, आप नंबर 1 सिद्धू है मेरी व्यक्तिगत राय से। मतलब ये जो एक्सप्लेन करते हैं ना सर, आपने अभी कहा, वो एक आक्रामक रुख नहीं है आपका, ये हमें अच्छा लगा है। अच्छा भैया, बढ़िया। किसी के भी जब पर्सन से प्रभावित नहीं होते कि वो उसको बहुत सही तरीके से रेस्पॉन्ड करते, संतुष्ट हो जाते सभी लोग। बहुत ऐसा भी है, बहुत आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये सुनील भाई बहुत बढ़िया बात है आपकी। हाँ जी, अच्छा अभी तो ठीक चल रही थी, शायद ऊपर हो गया होगा। हाँ जी, अच्छा हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, मैं इसके बारे में एक एग्जांपल दूंगा जी। मैं LIC में सर्विस करता था, इंश्योरेंस करता था। तो एक आदमी का इंश्योरेंस किया मैंने, इंश्योरेंस करके, और मैं नेक्स्ट डे जा रहा था तो उसने बुलाया उन्होंने, आपने मुझे यार मेरी कैपेसिटी नहीं, आपने इंश्योरेंस कर दिया, और बड़ा गाली गलौज करने लग गया वो। मैंने कहा यार चाय मंगाओ यार। उसने कहा यार आप कैसे आदमी, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, आप चाय के लेकर रहे हो। उसने चाय मंगाई, उसने कहा यार आप जैसा आदमी नहीं देखा मैंने, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, आप चाय मेरे दोस्ती कर रहे हो मेरे से। ये अगर कोई सामने वाला झगड़े में भी उतारू हो, तो आप उससे कहोगे भाई क्या है। सही बात, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सही बात है ना। बहुत बढ़िया बाबूजी। तो हम बात कर रहे थे कि भाई सिद्धांत कहाँ गए प्रतीक भाई, वो बताने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी प्रतीक भाई बताइए कि अब हमारे पास समाधान कैसे है, हम यहाँ पहुँच गए, हमारा जो लिंक है अभी तक। जी बताइए। मेरा कहना भी यही था, जो भी नेचर के रूल्स हैं उन सबको समझ के कि नेचर में कोई चीज़ किस तरह से काम करती है उसको समझकर फिर हम हमारे कार्यक्रम को तय करें, तो वो एक सिद्धांत। सही बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए जो सिद्धांत है उस पर आ जाते हैं, है ना। जब गाड़ी या बाइक या स्कूटी की जो बात कर रहे थे, जो अभी प्रतीक बेटा ने जो बताया है, मैं उसको अगर थोड़ा सा रिफ्रेश करूं तो उस समय हमने गाड़ी से जुड़े हुए सभी नियमों को समझा, है ना, समझा ना, और उसके आधार पे हमको सभी सवालों का जवाब मिल गया कि भाई अगर कोई सामने आता है तो कब ब्रेक मारना है, कब रेस देना है, गाड़ी को किधर चलाना है, और जैसे आपने बताया ट्रक आ रहा है तो भी रॉन्ग साइड आ रहा है तो भी कैसे बचा जाए, बच्चा आ गया तो क्या करना है ना। ये सब सवालों का जवाब तो ये मिला ना, चलाते समय तो ये सवाल आएंगे, है ना। फिटनेस सब कुछ करना है, तो ये हमको किससे आया, समझने से आया। हमने उन सिद्धांतों को, नियमों को समझा। ऐसे ही जब हमने बच्चे का एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम वाला कि वो 10वीं का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो एग्ज़ाम में तो सवाल ही आते हैं ना कि भाई ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम आया, उसका सॉल्यूशन उसको देना होता है, जवाब देना होता है। वो किस आधार पर दे पाता है कि उसने अगर गणित का है या फिजिक्स का है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर आ रहा है या साउंड के ऊपर आ रहा है, तो उसको पूरे सिद्धांत को पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही करते हैं ना भाई, किताब में लिखा होता है, पहले एकदम सवाल थोड़ी दिया होता है, पहले वो बताते हैं, है ना, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, सब चीज़ को बताते हैं। तो वो सब पढ़ लेते हैं तो फिर हम कुछ भी सवालों का जवाब दे पाते। इसी तरह इन चीज़ों का अगर सवाल पाना है तो हमको अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसको समझना है। उसी को लिए लिखा है सिद्धांत कि अस्तित्व में सभी के सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है, व्यवस्था को समझने और समझकर जीने में ही सुख है, क्योंकि उसी से हमको समाधान मिलेगा, उसी से हमें विश्वास आएगा और उससे हम सुखपूर्वक जी पाएंगे। इसलिए वो प्रस्ताव है। तो करना क्या है, समाधान कैसे आएगा, व्यवस्था को समझने से। तो हम में अब हम कहें तो इसको कहें कि भाई सुख हमको पाना है, तो ये कैसे मिल रहा है, विश्वास। विश्वास कैसे आ रहा है, समाधान के साथ। और समाधान कैसे मिल रहा है,
समझना क्या है? व्यवस्था। तो समझ से अब आपको दर्शन में एक सूत्र मिलेगा, समझ से समाधान और समाधान बराबर सुख। तो समझ से ही सुख है, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। अगर हम समझते हैं तो ये अपने आप आता है, ये अपने आप आता है, ये अपने आप होता है। करने वाला काम क्या है? समझना। ये करना है और ये अपने आप होता है। जैसे कि हमको क्या लगता है कि हम गेहूँ उगाते हैं, कुलदीप भाई गेहूँ उगाते हैं, माइक लीजिए जी। क्या लगता है, हम गेहूँ उगाते हैं? हाँ। या गेहूँ अपने आप उगता है? उसका प्रोसेस करना पड़ता है। हमको भ्रम है कि हम उगाते हैं, गेहूँ तो अपने आप उगता है जी। हम क्या करते हैं? प्रोसेस, उसको बीज डालने का। हम तो उतना ही काम करते हैं, धरती तैयार करते हैं, बीज डालते हैं, समय पे पानी डालते हैं जी। गेहूँ थोड़ी उगाते हैं। वो तो करने वाला काम क्या है? व्यवस्था का। व्यवस्था को तैयार कर देना ताकि गेहूँ उग जाए और उसमें खरपतवार ना उगे, इतना ही तो ध्यान रखते हैं जी। तो हमारे लिए करने वाला काम क्या है? समझना। ये करने वाला काम है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। एक ही काम करने वाला है जी। ठीक है कमलेश भाई, करने वाला काम समझना है। तो जो पेट्रोल डालने वाला काम है ना, वो समझना ही है। बाकी तो स्कूटर थोड़ी दौड़ाते हो आप। तो क्या कर रहे हो? मैं स्कूटर चला रहा हूँ। अरे आप थोड़ी चला रहे हो स्कूटर, वो तो इंजन चला रहे हैं। आप तो केवल उसको ठीक ठाक रखते हो, पेट्रोल डलवा देते हो। बाकी पेट्रोल अपने आप जलता है, उसमें सिस्टम है, बना हुआ है, व्यवस्था है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको केवल समझना है। ठीक है, अगर समझ नहीं है तो हमने क्या कहा था? समझ क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही जानना। और नहीं है तो वो क्या होगा? अगर वैसा नहीं जानते हैं तो क्या होगा? वो तो उसी को भ्रम कह रहे हैं। समझ नहीं है तो भ्रम है, भ्रम है तो समस्या है, समझ का अभाव ही भ्रम है। अगर समझ नहीं है तो भ्रम है, तो समझ है तो समाधान है, समाधान नहीं है तो क्या है? समस्या है। समस्या है तो ये भय, चिंता, पीड़ा, आवेश, ये सब है। और ये सब है तो दुख है। These are the universal equations of happiness and sadness. यूनिवर्सल, क्या बात है, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस। सुनील भाई, समझ से समाधान, विश्वास, सुख। और नहीं तो समझ नहीं है तो भ्रम, समस्या, भय, चिंता, पीड़ा, दुख। करने वाला काम केवल समझना है। और किसको समझना है? व्यवस्था को समझना है। तो चलिए अब व्यवस्था में किसको समझना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। क्या व्यवस्था को समझना है? तो थोड़ा हम उसको कुछ चैप्टर में बांट लेते हैं। तो समझने के केवल 5 चैप्टर हैं, जिसको हम अगले स्वयं या मानव में व्यवस्था, दूसरा है प्रकृति में व्यवस्था, तीसरा है परिवार, चौथा है समाज, और 5वां स्तर है पूरा, जो सबको मिला के ये 5 है। अब ये हमारा सिलेबस है। जैसे आपका एग्जाम के लिए गणित का सिलेबस होता है, सोशल। एक क्या है? मानव, प्रकृति, तीसरा परिवार, समाज, अस्तित्व। ठीक है, ये हमको समझने का काम डिटेल में करना है ना। तो अब इससे हमको
ये निकल के आ जाता है कि भाई मानव का सारा प्रयास सुख के लिए है, तो सुख के लिए करना क्या है? सिंपल बात, अगर सवाल पूछा जाए कि मानव का सारा प्रयास सुख के लिए है, तो सुखी होने के लिए करना क्या है? समझना है। स्कूल किस लिए जाते हैं? क्या समझ पाते हैं? तो शिक्षा का क्या प्रयोजन है, क्या पर्पज है, बताएं। अगर मानव सुखी होना चाहता है तो शिक्षा में क्या दिया जाए? चलिए आप सोच के रखिए, शिक्षा में क्या दिया जाए, इसका भी जवाब देंगे, थोड़ा बाद में देंगे, है ना। अभी ये देखें दीदी, अच्छा वनिता दीदी आ गई, तो ये सुख वाला हो गया ना, सुख क्या है ना, इसका जवाब अभी होगा, ये सब तो हमको करना है। पर आपको जवाब मिल गया, सुख क्या है, क्लियर होगा। कैसे सुखी होना है वो पता चल गया। कैसे सुखी होंगे दीदी? और अभी हमने जब थोड़ी देर के लिए आप बाहर गई थी तो थोड़ा और इक्वेशन बना डाला। कोई बता दें इनको जो इक्वेशन बताए। प्रतीक भैया आप बता दीजिए, थोड़ा दीदी भी कनेक्ट हो जाए। सब ठीक ठाक? क्योंकि आप दोनों को अचानक जाना पड़ा। आप कहाँ हैं? अच्छा उधर पहुँच गए आप, यहाँ से उठ के। हाँ ठीक, हाँ जी। तो भैया ने जो भी समझाया सुख के बारे में, तो सुख के अंदर अपन ने सबसे पहले तो शुरू किया था स्वयं में विश्वास। फिर स्वयं में विश्वास कैसे होगा? जब मेरे पास सॉल्यूशंस होंगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया था गाड़ी चलाना, अगर मैं सीख रहा हूँ तो जब मेरे को उसके रूल्स पता होंगे और मुझे सारी चीज़ें पता होगी कि कैसे चलानी जाती है, यानी मेरे पास समाधान होगा, तो मैं उसे ढंग से चला पाऊँगा और मेरे में विश्वास भी होगा। तो और फिर बात आई थी कि सबसे पहले विश्वास कैसे बनेगा? जब मेरे पास समाधान होंगे। और समाधान के अंदर फिर हमने देखा था कि मतलब समाधान कब होगा? जब मेरे में समझ होगी उस चीज़ को लेके, कि अगर मेरे को समझ है कि गाड़ी में मतलब जैसे रेस कब देनी है, ब्रेक कब मारना, जब मेरे में ये समझ आ जाएगी तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा। तो ये जो चीज़ थी कि मतलब अल्टीमेटली हमको समझ डेवलप करनी है सुखी रहने के। तो ये तो सिद्धांत हो गया। हाँ। अब जिंदगी में सुखी होने के लिए हमें जो व्यवस्था है, यानी जो आपने बताया था जो अस्तित्व के अंदर व्यवस्था है, उसको समझना है। तो समझने से समाधान। और कितने लेवल पे समझना है? 5 लेवल पे समझना है। पहला लेवल तो है प्रकृति के अंदर, मतलब स्वयं के अंदर, सॉरी, कि मेरे अंदर क्या व्यवस्था है मानव में, उस व्यवस्था को समझना है। फिर उसके बाद प्रकृति के अंदर जो व्यवस्था है उसको समझना है। फिर परिवार के अंदर जो व्यवस्था है उसको समझ के समाज में व्यवस्था है वो समझनी है। और लास्ट में जो पूरा होल अस्तित्व जिसको अपन कहते हैं उसके अंदर समझना है। बहुत बढ़िया बताया, सबको क्लियर हो गया। ये समझना है, इतनी बात समझनी, सिलेबस निश्चित है, 7 दिन में कवर हो जाता है। जिसको और डिटेल में जाना है फिर थोड़ा सा आगे का एडवांस होता ही है ना भाई। जिनको बोर्ड पास करना है तो उनके लिए एक पढ़ाई होती है, जिनको जेई वगैरह करना है थोड़ा लक्ष्य क्या है, क्योंकि ये चाहत है मानव की। तो हमने पता लगाया कि केवल मैं ही सुखी नहीं होना चाहता हूँ, समाधान और संबंधों में मधुरता के साथ ही समृद्धि आती है। तो परिवार में तो ये आएगा स्वयं में समाधान। परिवार में क्या चाहिए हमको? समाधान तो चाहिए, बिना समाधान के समृद्धि हो नहीं सकती है जी। समाधान में मतलब व्यवस्था में जो समृद्धि में संबंधों में मधुरता आ ही जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं वो समाधान के साथ मधुरता भी आ जाती है तो समृद्धि। क्योंकि समाधान है भाई, स्वयं तो व्यक्ति है ना, परिवार व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो हर व्यक्ति में अगर समाधान है तो परिवार में समाधान के साथ फिर समृद्धि, और समाज में समाधान और समृद्धि तो रहेगा ही। साथ में अगर सभी समाधान समृद्धि हो गए तो कोई किसी से डरेगा क्या फिर? तो समाज में क्या आ जाएगी? अभयता आ जाएगी। अभी डर है चारों तरफ, क्योंकि हर कोई किसी का शोषण ही करना चाहता है ना। तो ये क्या आ जाएगा? अभयता। परिवारों में परस्परता में विश्वास। अभी हमने पाया कि अभी 2 लाख साल की यात्रा बता रहे थे ना, तो एक और नज़रिए से देखेंगे कि जब मानव ने इस धरती पे अपनी यात्रा शुरू की तो सबसे पहले किससे डरता था? जंगली जानवरों से और प्राकृतिक विपदा, जो प्राकृतिक घटनाओं से, बाढ़ है ना, ये सब।
और थोड़ा आपस में भी डरता था, लेकिन ज़्यादा किससे डरता था? जंगली जानवरों से, सांप से, शेर से, बाघ से, ये सब है ना, बिच्छू से, और ज़्यादा फिर आंधी से, तूफान से, क्योंकि घर वर बिल्डिंग थी नहीं, है ना, तो आंधी तूफान बारिश, कहीं आग लग गई, इससे कैसे बचें। और परस्परता में भी डरता था थोड़ा आपस में कि कोई आदमी हमारा कुछ छीन ना ले। आज की अगर बात देखते हैं तो आज क्या आदमी जंगली जानवरों से डरता है या जंगली जानवर आदमी से डरते हैं? जानवरों को तो पिंजरे में बंद कर दिया है ना, सांप को पकड़ पकड़ के खेल दिखाते हैं, है ना, उनके वो बना दिए हैं, कोबरा पार्क, ये पार्क, स्नेक पार्क, जगह जगह। तो जंगली जानवरों से डरता है? नहीं डरता है। प्राकृतिक घटनाओं से नहीं डरता है। सबसे ज़्यादा किससे डरता है? आदमी से। परिवार में, परिवार से, समाज से। तो सारा भय समाज में मानव का ही भय, क्योंकि हर मानव में अगर समझ नहीं है तो भय, चिंता, पीड़ा है, समाधान का अभाव है तो समस्याओं से ग्रसित है, समस्याओं से ग्रसित है तो परिवार में अभाव है, परिवार में अभाव है तो उसको पूरा करने के लिए समाज में शोषण करता है ना, तन मन धन तीनों का शोषण होता है, इसलिए कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कब कौन शरीर के साथ दुरुपयोग करे, कब कौन धन को लूट ले, और आजकल तो ऐसे फ्रॉड हो गए हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ना, कब बैंक से पैसा ही गायब हो जाए, नए नए तरीके। तो पूरा भय है, चारों भय है ना, शरीर का भी शोषण, धन का भी शोषण, मन का भी शोषण, तन मन धन तीनों का शोषण का भय आज समाज में है, क्योंकि हमारे पास समाधान नहीं है, अभाव है, कमी है, मानसिक दरिद्रता है। अमीर है लेकिन दरिद्रता है, तो अमीर ही शोषण करते हैं, वही तो निकल के आया, तन मन धन, जहाँ मौका लगा वहाँ शोषण करते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, सभी स्वयं में विश्वास के साथ होंगे, संबंधों में मधुरता के साथ हो जाएंगे, यानी कि परिवार में समृद्धि, समाज में अभयता आनी ही आनी है, क्योंकि शोषण करने वाला कोई बचेगा नहीं, और एक आध होगा तो बाकी लोग, ज़्यादा संख्या किसकी हो जाएगी? समाधानित और समृद्ध लोगों की, है ना। ऐसा होगा तो फिर प्रकृति में संतुलन होगा, है ना। उसी को कह रहे हैं, स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि और समाज में अभयता। तो प्रकृति में ये तो होगा ही।